अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान। और सुबह सवेरे पाकिस्तान में अच्छी बात है, अपने आप को धोखे में मत रखें या ख़ुद दूसरों को धोखा मत दें। धोखे भी मुख्तलिफ अक़साम के होते हैं जो हम रोज़ाना की बुनियाद पर किसी ना किसी शख्स को दे रहे होते हैं या फिर अपनी ज़ात को हम लोग खुद धोखे में रख रहे होते हैं। हम सबको पता है कि मनशियात का इस्तेमाल या फिर स्मोकिंग हम लोग के लिए कितनी नुकसानदेह होती है, मगर उसके बावजूद बहुत सारे लोग ये जानते बूझते हुए स्मोकिंग करते भी हैं और दूसरों को इसकी तरगीब भी देते हैं कि चलो यार एक दफ़ा पी लो, इससे कुछ नहीं होता। हालांकि आप सब जानते हुए अपनी ज़ात को भी धोखे में रखते हैं और सामने बैठे शख्स को भी आप धोखा दे रहे होते हैं। नाप तोल की भी हमने अपनी रिपोर्ट में बात की, वाकई आप इसमें दूसरों को भी धोखा दे रहे होते हैं, मगर आप जो खुद कहते हैं कि इससे मुझे मुनाफा मिलेगा या मेरा कारोबार चमक जाएगा, आप नहीं जानते कि धोखे से कमाई हुई जितनी भी रकम होती है वो बहुत जल्द मिनटों सेकंडों में चुटकी बजाते हुए भी गुजर जाती है। इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। धोखा ये भी होता है कि जब हम जानते हैं एक रास्ता हमारे लिए ख़तरनाक है, एक मंजिल है जिसको हम हासिल नहीं कर सकते, उसके लिए किसी दूसरे रास्ते की हमें ज़रूरत पड़ेगी, मगर हम फिर भी उसी रास्ते पर चलते हैं क्योंकि हम कह रहे होते हैं कि हम लोग कर जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये होता है आप अपनी ज़ात को धोखा दे रहे हैं। आपको पता है एक चीज़ आपके लिए नामुमकिन है, मगर आप फिर भी करने की उसको बार बार कोशिश कर रहे हैं। तो धोखा एक होता है अपनी ज़ात को देना, एक होता है अपने आसपास के लोगों को देना। तो कोशिश करें कि हकीकत पसंद हो जाए। जब इंसान हकीकत पसंद हो जाता है तो सबसे बड़ा धोखा जो खुद अपनी ज़ात को दे रहा होता है वो ख़त्म हो जाता है। और इसके साथ साथ जब आप हकीकत को तस्लीम कर लेते हैं, आपके सामने हकीकत के साथ बहुत सारे पर्दे उठना शुरू हो जाते हैं, तो आप अपने सामने बैठे हुए शख्स को भी कभी धोखे में नहीं रखते। तो कोशिश कीजिए कि अपनी ज़ात को, सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होता है जो हम अपनी ज़ात को खुद धोखे में रखते हैं, सब कुछ जानते बूझते। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो किसी दूसरे शख्स से प्यार करते हैं, मगर आपको पता होता है कि सामने मौजूद शख्स आपसे प्यार नहीं करता, मगर फिर भी आप उससे प्यार करते चले जाते हैं। वो आपकी अच्छी बात ज़रूर होती है, अच्छी आदत ज़रूर होती है, मगर आप जानते हैं कि वो शख्स आप हासिल नहीं कर सकते, फिर इसका मतलब है कि आप अपनी ज़ात को धोखे में रख रहे हैं। तो अगर अपनी ज़ात को धोखे से आप निकाल लेंगे, हकीकत अपने सामने रखेंगे, तो आपके बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। तो चलिए इस अच्छी बात के साथ ही कोशिश तो हमारी यही होती है कि मौसम का अहवाल भी अच्छा हो जो आपके साथ शेयर किया जाए, मगर अभी मौसम के हाल कुछ अच्छे नहीं हैं। मौसम तकरीबन पूरा हफ्ता, अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरा हफ्ता मौसम शदीद गर्म रहेगा, मगर गर्मी की हिद्दत कैसी रहेगी, इसका टेम्परेचर कितना ऊपर नीचे आ सकता है। और चूँकि अब स्कूल्स भी ओपन हो चुके हैं, बच्चों का स्कूल में जाना और फिर पेरेंट्स का फटाफट सुबह सवेरे उठ के बच्चों को स्कूल छोड़ना, वापस आना, अपने ऑफिस के लिए तैयार होना बड़ा ही टफ काम हो जाता है। मगर इस सारे मामलात में मौसम का बड़ा अमल दखल होता है। हम डेली सुबह उठ के सबसे पहले कर्टन हटाते हैं और कोशिश करते हैं देखें मौसम की क्या सूरत हाल है, मगर सबसे पहले जब सब आपको उठते हुए सिर्फ धूप नज़र आती है, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आज सारा दिन मौसम किस तरह का रहेगा। तो चलिए मौसम कैसा रहेगा ये आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले एज इट इज़ जिस तरह से लाहौर का मौसम आपके साथ शेयर करते हैं। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 25 डिग्री और मैक्सिमम 37 डिग्री होने का इम्कान है। अच्छा, इस्लामाबाद का कल मौसम बहुत बेहतर था और बादल भी बरसने का इम्कान था, चंद जगहों पर बूंदें भी बरसी हैं। आज इस्लामाबाद की सूरत हाल क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 23 और मैक्सिमम 33 डिग्री होने का इम्कान है। अभी लाहौर इस्लामाबाद के बाद हम हमेशा रुख करते हैं कराची शहर की जानिब और जानते हैं कि कराची का मौसम कैसा होगा और आसपास के मुल्हिका इलाके भी उसी से जब मुल्हिक हो जाते हैं तो फिर उससे अंदाज़ा होता है कि आपको कि मौसम की सूरत हाल कैसी रहेगी। तो इस वक्त कराची का जो टेम्परेचर है, कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 27 और मैक्सिमम 31 डिग्री होने का इम्कान है। पेशावर तो आज भी बड़ा गर्म है क्योंकि पेशावर के दर्जा हरारत की मैं बात करूं तो पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 24 और मैक्सिमम 36 डिग्री होने का इम्कान है। कोयटा के लिए भी कुछ अच्छी खबर नहीं है क्योंकि कोयटा में भी कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 17 और मैक्सिमम 33 डिग्री होने का इम्कान है।
बड़ा ही इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन होता है नौकरी से रिलेटेड। एक तो ये है कि नौकरी होनी चाहिए, मगर बहुत सारे नौजवान ये सोचते हैं कि नौकरी नहीं होनी चाहिए, कारोबार होना चाहिए। तो टैगलाइन तो ये बनती है आपकी नौकरी अच्छी या फिर कारोबार, इन दोनों में से क्या अच्छा होता है। मगर इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे नौजवान भी हमें मिलते हैं जिन्हें नौकरी की बेहद ऑप्शंस मिलती हैं, मगर वो नौकरी नहीं करते। उनके बहुत ज़्यादा कह सकते हैं तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं कुछ नौकरियों को लेकर। मगर इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो चाहते हैं कि कारोबार हो, नौकरी के मौके मिलते हैं मगर वो कारोबार करना चाहते हैं, इस वजह से नौकरी नहीं करते, जिसकी वजह से हमें बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। कुछ बेरोज़गारी है जो जॉब्स ना होने की वजह से है, मगर ज़्यादातर बेरोज़गारी की वजह यह है कि हमारे नौजवान खुद से कोई काम नहीं करना चाहते, नौकरी नहीं करना चाहते, या फिर उनका सारा कॉन्सेंट्रेट ये होता है कि हमें कारोबार करना है। अब नौकरी अच्छी है या कारोबार है, इससे मुताल्लिक बात करने के लिए हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर मुनव्वर इबादुल्ला साहब मौजूद है। थैंक यू सो मच मुनव्वर साहब, आपने अपना वक्त निकाला हमारे लिए। अच्छा मुनव्वर साहब, बहुत ज़्यादा हम ये सोचते हैं कि नौकरी होनी चाहिए। अक्सर नौजवान बच्चे बच्चियां जब यूनिवर्सिटी से कॉलेज से निकलते हैं तो बहुत सारे जो रिस्पॉन्सिबल बच्चे हैं वो तो कॉलेज के बाद ही कोशिश करते हैं नौकरी हो जाए, और अक्सर जो है यूनिवर्सिटी के बाद ये सोचते हैं। मगर नौकरी अच्छी होती है या अपना कारोबार, इन दोनों में से अच्छा क्या होता है? अब देखिए, डिपेंड करता है पर्सनालिटी पे। किसी शख्स की पर्सनालिटी है, बिजनेस करने के लिए आपको सर्टन टाइप ऑफ पर्सनालिटी चाहिए। अच्छा। हर शख्स तो बिजनेस नहीं कर सकता, तो कुछ के लिए जॉब्स अच्छी होंगी, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे जॉब करना वैसे भी थोड़ा सा ईजियर है एज़ कम्पेयर टू अगर डॉक्टर हैं, थोड़ा सा जॉब करना शायद ईजी है अर्ली स्टेज में एक्सपीरियंस के लिए किसी अच्छे हॉस्पिटल में एज़ कम्पेयर टू योर अपनी प्रैक्टिस खोलनी। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बिज़नेस में अगर मेरे पास चॉइस हो तो आई विल ऑलवेज डू बिजनेस, लेकिन ये बिकॉज मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आई कैन नॉट बी इन अ सर्टन कंस्ट्रेन्ड एनवायरनमेंट, आई एम अ रिस्क टेकर। तो ये डिपेंड करता है उसकी पर्सनैलिटी पे। तो हर शख्स को हम ये नहीं कह सकते कि आप अपना बिजनेस करें, और हर शख्स को हम ये भी नहीं कह सकते कि आप अपना कारोबार शुरू। अच्छा, लेकिन मुनव्वर साहब ये जो आपने बात की उससे मुझे ये एक इशारा बहुत सारे, मतलब जब हम खुद से बना लेते कि नहीं भाई मैं तो इस किस्म का नौजवान हूँ, मैं नौकरी क्यों करूँगा, मुझे तो कारोबार करना है। बहुत सारे बच्चों की ये साइकी भी होती है। हमें अच्छी बात है, ऐसे लोग चाहिए हमें पाकिस्तान में। देखें, लेकिन ये जानते बूझ से कि आप सारा सरमाया तबाह कर देंगे। नहीं, बहुत सारे नौजवानों को अवेयरनेस होती है इस चीज़ की, मगर वो कहते नहीं हम तो कारोबार के लिए बने हैं। अब ये देखें, कारोबार करने के हमें तकरीबन 2.4 मिलियन जॉब्स चाहिए हर साल, क्योंकि हमारी आबादी 2.2% से बढ़ रही है। 15,000 बच्चे डेली पैदा होते हैं, तो उसके लिए जब वो जॉब मार्केट में आते हैं तो हमें तकरीबन 1.5 लाख जॉब्स पर मंथ चाहिए। वो जब वर्क फोर्स हमारी, क्योंकि 60% हमारी पॉपुलेशन अंडर 30 है, वो जॉब मार्केट में इंटर हो रही है, तो हमें 150,000 जॉब्स पर मंथ एवरेज चाहिए। अब 150,000 जॉब्स डेली तो नहीं क्रिएट, मंथली तो नहीं क्रिएट की जा रही इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, जो इन्वायरमेंट। तो हमें तो ऐसे लोगों की चाहिए जो बिज़नेस करना चाहें और रिस्क लें। असल चीज़ ये है कि रिस्क को मिनिमाइज़ कैसे किया जाए, ताकि आप जो कह रही हैं कि पैसा, जिनके वालिदैन को थोड़ा सा डर होता है डूब जाएगा, पैसे डूब जाएंगे, राइट, तो उनको डूबने से कैसे बचाया जाए। तो इस पे देखें, रिस्क उतना लेना चाहिए जितना कोई अफोर्ड कर सकता है। अगर किसी के पास 100,000 रुपीज़ हैं और वो 10,000 रुपये से कोई काम करता है, अगर वो 10,000 रुपये ज़ाया भी हो जाते हैं तो 90,000 फिर भी उसके पास है। असल प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये नहीं है कि जॉब करनी चाहिए या बिज़नेस करना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ ना तो लोग इतने स्किल्डफुल हैं कि वो जॉब कर सकें और अच्छी अर्निंग कर सकें, और ना वो बिजनेस कोई छोटा शुरू करना चाहते हैं। वो हमारी कि मैं बहुत ही बड़ी आउटलेट को खोल लूँ, उसके अंदर ही बैठूँ मैं के ऊपर। इन्फ्लेटेड ईगो बहुत ज़्यादा ना हमारी, हम बहुत कोई बड़ा काम करना चाहते हैं। हमारे पास हमने एक एक्सक्यूज़ बना लिया कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे फिर हम काम शुरू करेंगे, छोटा मोटा काम नहीं शुरू कर सकते। लेकिन अगर आप बड़े बड़े सक्सेसफुल स्टोरीज़ देखें, सब ने बहुत छोटे छोटे सरमाए से काम शुरू किया। तो अभी मैं कराची में था IBA में, तो मेरा एक आई गॉट टू नो वन रेस्टोरेंट, वो उसकी वालदा ने उनको हलीम बना के दी, वो जाके उन्होंने बाहर बेची। आज उनके 6-7 आउटलेट हैं पूरे कराची में, राइट। तो कहीं स्टार्ट कहीं से भी किया जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम छोटे लेवल पे स्टार्ट नहीं करना चाहते। अच्छा, लेकिन मुनव्वर साहब एक ये भी कॉन्सेप्ट जिस तरह से आपने सरमाए के ऊपर भी बात की, या फिर हमने कहा कि हमारे ईगो इश्यूज़ भी हैं बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने जो देखा है, बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत सारे नौजवान हैं, बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ हैं जो ये सोचती हैं कि भाई आप छाबड़ी भी लगा लेते हो ना,
आप साइकिल पे भी कुछ बेच लेते हो, आपको ठेला भी लगा लेते हो, आपको छोटी मोटी दुकान को खोखा भी खोल लेते हो, तो वो भी आपको जो जॉब से इनकम आती है ना, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा ही आपका कारोबार होता है। एक सोच हमें ये भी नज़र आती है। हाँ, तो अच्छी चीज़ है। देखिए, बिजनेस को आप स्केल कर सकते हैं अगर आप फिगर आउट कर लें कि जैसे मैंने अभी हलीम की एग्जांपल दी कि उन्होंने एक छोटी सी शुरू किया थाबड़ा सा लगा के, और आज उनके 4-6 मेरे ख्याल 6 के करीब आउटलेट्स हैं उनके। तो अब उसको स्केल कर सकते हैं ना। अगर आप बिजनेस से आपने देख लिया कि आप कैसे बेचते हैं एक चीज़ को, फिर आप एक नई आउटलेट खोल सकते हैं, आप उससे ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। आप यहाँ पे देख लें, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने बहुत छोटा सा शुरू किया था, आज वो बहुत बड़े, उनके मल्टीपल लोकेशंस हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं। तो स्केलेबिलिटी का एलिमेंट ज़्यादा है, क्योंकि जॉब में तो आप स्केल क्या करेंगे, आपके पास वही 24 घंटे हैं, आप 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम कर लेंगे, ज़्यादा मैक्सिमम 4 घंटे, तो स्केल नहीं कर सकते ना। सही। लेकिन मुनव्वर साहब, इस तरह से जिस तरह से कारोबार की हम बात करें, इस तरह से बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जैसे उनको नौकरी की ऑप्शंस मिलती हैं, मगर उन्होंने एक खास फिगर अपना सेट किया होता है, नहीं भी मुझे इतनी तनख्वाह मिलेगी तो ही मैं नौकरी करूंगा, वरना मैं घर बैठा रहूंगा। और कई कई साल नौजवान सिर्फ आवारा फिरते हैं, गलियों में फिरते हैं, घर में बैठ के बिस्तर तोड़ रहे होते हैं, मगर नौकरी करने को तैयार नहीं होते। अब देखें, ये हमारे, फिर वही मैं कहता हूँ, पाकिस्तान के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना, ये इक्तसादी नहीं है, वो अखलाकी प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ ये जो ईगो है, इन्फ्लेटेड ईगो, जैसे आपने कहा अभी कि वो घर बैठे रहेंगे, हाँ, लेकिन वो काम करेंगे। आपको पता है, अब सिटिंग प्रेसिडेंट था ओबामा, और उसकी बेटी सबवे टाइप एक जगह थी जहाँ पे जॉब करती थी ड्राइव थ्रू में, राइट, और $6 पर आवर पे। आप मुझे बताएं कि $6 पर आवर पे किसी सिटिंग प्रेसिडेंट की बेटी को काम करने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल ये बात है, ये बात है। इंस्पिरेशंस हमें कहीं कहीं से मिलती हैं, लेकिन लोग लेते नहीं हैं उसको। ठीक है ना। आप देखें ना, उसकी ईगो देखें कि वो जा रही है, हालांकि उसके मेरा ख्याल सिक्योरिटी के एक्सपेंस ज़्यादा थे उसको, जो बाहर जो पुलिस वाले खड़े होते थे उसकी हिफाजत के लिए, लेकिन वो अपने बच्चों को अर्ली स्टेज सिखाते हैं कि काम करने में अजमत है, ये अच्छा है कि आप काम करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ हम अपने बच्चों को काम की अजमत नहीं बताते, हम उनको सिखाते नहीं कि काम करना अच्छी चीज़ है। इसलिए वो जब फारिग होते हैं, बैचलर कर चुके होते हैं या मास्टर का, यहाँ पे तो 90% लोगों ने, जब तक उन्होंने बैचलर या मास्टर्स नहीं कंप्लीट किया अपना, उन्होंने कोई जॉब नहीं की होती, पार्ट टाइम कभी उनको जॉब का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। देखें, अमेरिका में लोग, बच्चे हाई स्कूल कंप्लीट करते हैं, वो छोटी मोटी जॉब कर लेते हैं, समर्स के दौरान वो छोटा मोटा कोई काम करते हैं, वो खुद को फ्री नहीं रख रहे होते ताकि किसी ना किसी तरह इनकम आती रहे। इस वक्त चूंकि ये बात चल रही है कि नौजवानों को किस तरह से अवेयर किया जाए, और आप लोगों के लिए नौकरी अच्छी है या फिर अपना कारोबार, इन दोनों में से किसका इंतखाब और कैसे किया जाए, इस वक्त मोटिवेशनल स्पीकर है साइमा अरशद जी, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। साइमा जी, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे। अच्छा साइमा, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं नौकरी या कारोबार से मुतालिक, आप क्या समझती हैं कि नौजवानों के लिए, चाहे वो लड़के हैं या लड़कियाँ, उनके लिए नौकरी अच्छी है या फिर अपना कारोबार उनके लिए अच्छा है, अगर हम लड़कियों को भी सामने रखें और लड़कों को भी सामने रखें? जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये कि इस तरह के टॉक शोज़ जो हैं वो बड़े आई थिंक फ़ायदेमंद हैं आजकल की यूथ के लिए। आई मस्ट से कि ये बहुत अच्छा काम है और ये जारी रहना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि इट डिपेंड्स ऑन कि आपका अपना लाइफ मिशन और पैशन क्या है, आपकी सर्कमस्टांसिस क्या हैं, आपके इन्वायरमेंट क्या है। तो पहले आपका अपना पैशन, आपका लाइफ मिशन, और उसके बाद व्हाट सर्कमस्टांसिस यू हैव, जहाँ पे आप अपने रास्ते को हमवार बनाते हुए गुजर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि इट डज़न्ट मैटर कि वो चाहे कारोबार है या चाहे नौकरी है, दोनों के मौके मैसर हैं इक्वल पाकिस्तान में। लेकिन अगर हम स्टैटिस्टिक्स को देखें तो ग्रेजुएट ज़्यादा हैं और नौकरियां कम हैं। और इसीलिए जो बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स और टेक्नोलॉजी की तरफ जो चीज़ें निकल गई हैं, और बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो कैसे अपने छोटे से आइडिया को किस तरह एग्जीक्यूशन की तरफ लेके जा सकते हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल पे भी हो रही हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी इसको सपोर्ट कर रही हैं, गवर्नमेंट लेवल भी इसको सपोर्ट कर रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि दोनों के लिए इक्वल पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल हैं, बट ये ज़रूर याद रखें कि आपका अपना
मिशन पैशन क्या है, आप किस में समझते हैं कि आप फ्लरिश कर सकते हैं, आपके सर्कमस्टांसेस उसको कैसे फेवरेबल आप बना सकते हैं, और फिर उस राह पे निकलिए और बगैर डर के। ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। अब ज़रा दोनों को, मेल और फीमेल जो बच्चे बच्चियाँ, उनको थोड़ा अलग करते हैं। जैसे सहमत जी, ख़वातीन होती हैं, बच्चियाँ होती हैं, उनके लिए ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि आप कोशिश करें, आप बेटा नौकरी करें। ठीक, ख़वातीन के लिए जो पोश इलाकों से या कोई वेल ऑफ फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते हैं, नहीं बेटा आप कोई बिज़नेस करें। हमारे दरमियान ये भी चीज़ हमें नज़र आती है, लेकिन जो कम घरानों की या लो फैमिलीज़ की बच्चियां हैं, नौकरी से ज़्यादा वो सपोर्ट करती हैं कि भाई कोई छोटा मोटा काम होना चाहिए। उनको किस तरह से पेरेंट्स को मोटिवेट किया जा सकता है कि अगर आपकी बच्ची अच्छी है, आपके आइडियाज़ उसके अच्छे हैं, एग्जीक्यूशन उसकी समझते हैं अच्छी है, तो उसको आप इस तरफ लेकर जाएँ, नौकरी की बजाय कारोबार की तरफ। मेरा ये ख्याल है कि ज़माना बदल रहा है। बहुत सारी बच्चियां जो ग्रेजुएट कर रही हैं, उनके जहन में ये बात जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल से ही डाली जा रही है। आई थिंक एक बहुत अच्छी बात है वो ये है कि चाहे वो लोअर तबका है या वो हायर तबका है, एजुकेशन लेवल के ऊपर एंटरप्रेन्योरशिप को फ्लरिश किया जा रहा है। आई थिंक सो फॉर फीमेल्स, इफ़ वी टॉक अबाउट कि उन्होंने ज़िंदगी के और बहुत सारे शोबों में अपने रोल को अदा करना है, चाहे वो मदरहुड है, चाहे वो एज अ वाइफ है, चाहे वो एज अ होम मेकर है, तो मैं ये कहूँगी कि सबसे बड़ी मोटिवेशन तो ये है कि व्हेन यू हैव योर ओन बिजनेस, you can work with your own timings, you can work with your own preferences। और अगर हम ये देखेंगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ एंटरप्रेन्योरशिप में अवेलेबल हैं, चाहे वो ब्यूटिशियन है, चाहे वो कुक है, शेफ है, फील्ड को और चाहे कोई भी फील्ड है। तो टेक्निकल स्किल्स में मेरा बच्चियों को ये एक मशवरा होगा, चाहे वो आईटी है, चाहे वो इंजीनियरिंग है, चाहे वो सॉफ्टवेयर की साइड पे किसी भी मामले में जहाँ पे आप समझते हैं किसी भी शोबे में, तो मैं ये कहूँगी कि एंटरप्रेन्योरशिप से अच्छी जो है वो कोई और चीज़ नहीं है। इफ़ यू हैव द राइट एप्टीट्यूड, आप उसे कैप्चर कर सकते हैं एंड यू आर अ रिस्क टेकर। अभी मेरे पास एक कॉलर भी है, मोहम्मद आसिफ, उनसे बात करते हैं। जी मेरे भाई आसिफ, क्या बात करना चाहेंगे नौकरी या कारोबार से मुतालिक? अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा सवाल है कि नौकरी को, जब नौकरी हम किसी कोई भी मुलाजमत के असूल के लिए कौन सी बात को मद्देनजर रखना चाहिए और कौन सी नज़रअंदाज करनी चाहिए? अच्छा, मतलब नौकरी हासिल करने की आप बात कर रहे हैं आसिफ, ऐसा ही है? यस मैम, मैं बता रहा हूँ कि मुलाजमत के असूल के लिए कौन सी बातों को नज़रअंदाज और कौन सी बातों को मद्देनजर रखना चाहिए? ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ। अभी पूछ लेते हैं हम ये मोहम्मद राशिद भी आई थिंक हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी राशिद मेरे भाई, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सवेरे पाकिस्तान की सभी टीम को मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो मेरे तजर्बे के मुताबिक बिजनेस होना चाहिए। जब आप 2-4 लाख से बिजनेस करते हैं ना, उसके साथ 3-4 लोगों का और रोजगार बनता है। ठीक, क्योंकि अकेले तो आप तो कर नहीं सकते कोई भी चीज़ ऑपरेट। जब आप पूरा मशीनरी होगी, सभी कुछ होगा, इसमें जो नहीं पढ़ लिख सकते तो वो छोटे बिजनेस में आपके साथ काम करेंगे, अपना रोजगार बना सकते हैं। अच्छा राशिद, मुझे बताएं आप कोई कारोबार करते हैं या नौकरी करते हैं आप? जी मैं काफ़ी दिन से फोन ला रहा था आपका, तो मिल नहीं रहा था। असल में मैं हूँ ब्लाइंड, देख नहीं सकता मगर बिजनेस करता हूँ। अच्छा, क्या बिजनेस करते हैं राशिद? जी मैं वायर ब्रुश बनाता हूँ, जी एक्सट्रैक्शन के काम होते हैं ना मकानों में, लोग तारों वाले वो बनाते हैं, तो मैं ना आपसे मिलना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है मेरे भाई, आपका नंबर भी हमारे पास आ गया है, तो इंशाल्लाह ताला आपसे रब्ता करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और मारूख हमारे साथ शायद कॉल पे मौजूद हैं कोई। ठीक है, ओके। मोहम्मद आसिफ ने जो सवाल किया था मुनव्वर साहब, उन्होंने ये बात की थी कि हम जब नौकरी करते हैं तो हमें नौकरी के हुसूल के लिए कौन सी बातें ऐसी होती हैं जिनको समझना चाहिए, अपने जहन में रखना चाहिए, और कौन से ऐसे पॉइंट्स या कौन से ऐसे मामलात होते हैं जिनको नज़रअंदाज कर देना चाहिए? देखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस पे डिपेंड करता है कि जॉब की नेचर क्या है। उसकी जॉब की नेचर के हिसाब से आपको अपने आप को एक तो क्वालिफाइड हों। अगर आपको पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं या ग्रेजुएट्स हैं वो स्किल्डफुल नहीं हैं, उनके पास थ्योरेटिकल नॉलेज तो है, उनका प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ इंटर्नशिप्स वगैरह उस लेवल की नहीं होती ड्यूरिंग द स्कूलिंग कि जो आपको एक कारआमद वर्कर बना सकें राइट ऑफ द बैट। लेकिन अगर आप ऑलरेडी मैच्योर हैं, आपने एक्सपीरियंस है कुछ, तो फोकस ऑन योर प्रोफेशनलिज्म। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अपने स्किल सेट को अच्छा करें और प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करें।
टाइम की पाबंदी करें, कम्युनिकेशन को अपने, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्ट स्किल पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती पाकिस्तान में, तो सॉफ्ट स्किल को अपने बेहतर करें, उसमें पंक्चुअलिटी है, प्रोफेशनलिज्म है, कम्युनिकेशन है, इन चीज़ों को अच्छा कर लें। और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, मेरा ख्याल है पॉलिटिक्स को अवॉइड करें। लेकिन कहते हैं कि आपको पॉलिटिक्स में बड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है जॉब के लिए, जहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं, आपको पॉलिटिक्स में ये मैं ऑफिस पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, हमारी जो हमारा मुल्क तो है ही सारा वेरी पॉलिटिकल। ऑफिस पॉलिटिक्स की मैं भी बात कर रही हूँ, बड़े लेग पुलिंग वाले लोग आपको मिलते हैं अपनी जिंदगी में। तो ऑफिस पॉलिटिक्स से निकले, ये जो प्रोग्रेसिव बन जाए, थोड़ा सा अपनी अदारे की बेहतरी के लिए सोचें, अपने मफादात को कम सोचें, क्योंकि देखें अगर आप बेहतर काम करेंगे अपनी कंपनी के लिए या उस इंस्टीट्यूशन के लिए जिसमें के लिए आप काम कर रहे हैं, तो आप अल्टीमेटली आपको रिवॉर्ड उसका ज़रूर मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप सेल्फिश होके सोचेंगे, अपने बारे में सिर्फ सोचते रहेंगे, तो फिर आपको ना तो वो कंपनी को फ़ायदा है, ना आपको अपना कोई फ़ायदा है। और अगर ये प्रोफेशनलिज्म हमें हो और हम कंपनी के लिए, अपने इंस्टीट्यूशन के लिए जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, उसको बेहतरी लाने के लिए सोचें, तो दोनों की विन विन है, बेहतर हो जाता है। अच्छा साहब, मुझे बहुत सारे, जिस तरह से अभी बात हो रही थी, हमारे बच्चों के पास नॉलेज ज़रूर है मगर हुनर नहीं है, कुछ उस टाइप का हम प्रैक्टिकली नहीं कर पाते। मगर इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे फैमिलीज़ हैं जिनके अंदर ये कॉन्सेप्ट मौजूद होता है कि तालीम कुछ नहीं है, बच्चे को हुनर सिखाओ, ये अपना कारोबार करेगा, बड़ा होगा, कोई दुकान शुकान कोई इस तरह का कारोबार खोल लेगा। क्या वाकई आप भी समझती हैं कि अगर जो लड़के काम करना चाहते हैं उनके लिए तालीम कोई मैटर नहीं करती, वो मैट्रिक एफए के बाद भी कोई काम कर सकते हैं, या फिर आप समझती कि नहीं, किसी भी हुनर के लिए तालीम का होना भी बहुत ज़रूरी है? देखिए, पहले तो मैं जो मुनव्वर मेरे साथी यहाँ बात कर रहे थे उसको मैं कंप्लीट इस तरह करना चाहूँगी, बिकॉज़ मेरा ताल्लुक़ एकेडेमिया से भी इस तरह है कि मैं एज अ विजिटिंग फैकल्टी डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाती हूँ। मेरा ये ख्याल है कि एक नकीब्स कंसल्टिंग की, आसिफ जिनका ये क्वेश्चन था, अगर आप गूगल कीजिए तो उनकी एक रिसर्च है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स वो कौन से स्किल्स हैं जो इदारे, जो एम्प्लॉयर्स आजकल अपने लोगों में देखना चाहते हैं, एम्प्लॉयज़ में देखना चाहते हैं। तो यस, अगर आप MBA भी हैं, आप इंजीनियर भी हैं, आप सॉफ्टवेयर साइड पे क्वालिफाइड हैं, आपके पास डिग्री है, तो अगर वो स्किल्स अवेलेबल नहीं हैं जो मुनव्वर ने रेफ़र किया, सॉफ्ट स्किल्स, तो उनके बगैर शायद आपकी एंट्री हो जाए GPA की बेसिस के ऊपर, लेकिन तरक्की नहीं हो पाएगी, बिकॉज इमोशनल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन्फ्लुएंस, लीडरशिप स्किल्स, ये वो चीज़ें हैं जो आपको ऊपर ले जाने में मदद करती हैं, और ये एक्सपोजर के बगैर, सेल्फ लर्निंग के बगैर नहीं आता पॉसिबल। तो आसिफ अपनी सेल्फ लर्निंग पे बहुत तवज्जो दें और जानिए कि इदारों को आज किन चीज़ों की ज़रूरत है और किस किस्म की जॉब। और आपका जो सवाल कि वो हुनर और स्किल्स के हवाले से, मैं ये कहूँगी कि बहुत सारे शोबे कारोबार में भी आज की दुनिया में हमारे मुल्क में उभर के सामने आए हैं। हुकूमती लेवल पर और डिफरेंट निजी शोबे लेवल पर उनको फ़रोग दिया जा रहा है। तो लड़का हो या लड़की हो, अगर वो इंस्टिंक्ट, वो इंटरेस्ट आपके अंदर अवेलेबल है, तो बेसिक एजुकेशन के साथ साथ वो स्किल लें। आई रिपीट कि बेसिक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बेसिक एजुकेशन वो मिनिमम नॉलेज और स्किल आपको देती है जिससे आप अपनी डेवलपमेंट करते हैं और आगे लेकर चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ कॉलर मौजूद है, जाबिर, उनसे बात करते हैं। जी मेरे भाई जाबिर, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये कारोबार के बारे में तो कह रहे हैं, छोटी छोटी टिप्स दे रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में ये पूछना था कि जिस बंदे के पास इतने पैसे ना हो, कोई कुछ छोटा मोटा कारोबार करना चाहे तो वो कैसे करेगा? अच्छा, यानी कि कारोबार की ख्वाहिश हो मगर इन्वेस्टमेंट ना हो, पैसा ना हो। हाँ जी। अच्छा जाबिर, आपको क्या किया है? ठीक है, हुकूमत ने क्या किया है? हुकूमत ने तो वादा किया हुआ 1 करोड़ नौकरियों का भी, लेकिन मेरे भाई आप नौकरी करते हैं या फिर कारोबार की वजह से आप नौकरी भी नहीं कर रहे कि मुझे कारोबार करना है? चलें ठीक है, जाबिर के साथ हमारा कनेक्शन टूट गया है, मगर जिस तरह से मुनव्वर साहब अभी हमारे साथ जाबिर मौजूद थे, वो कह रहे थे कि अगर कोई कारोबार करना चाहता है तो वो कैसे करे और सरमाया भी ना हो। और हुकूमत की भी उन्होंने बात की, हुकूमत तो नौकरियों का वादा कर चुकी है, अब देखते हैं हुकूमत पूरा करती कि नहीं करती। मगर ये भी बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि कारोबार के चक्कर में आप नौकरी भी नहीं कर रहे होते। देखिए, एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का काम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, इंसाफ प्रोवाइड करना है। गवर्नमेंट का काम आपको नौकरियाँ प्रोवाइड करना नहीं है। थोड़ी सी हिम्मत खुद भी करें। हाँ, खुद कर लें। अब रह गई बात कि बगैर पैसों के कैसे काम हो सकता है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हूँ और स्टार्टअप कम्युनिटी में, तो अक्सर मुझे स्टोरीज़ मिलती रहती हैं ऐसी। एक लड़का है कराची का, काजी उसका नाम है, उसके पास कुछ भी नहीं था, उसने अपना सेल फ़ोन किसी के पास रखा और उससे थोड़ा सा लोन लिया अगेंस्ट हिज सेल फ़ोन,
और वहाँ से जाके उसने जो मार्केट थी वहाँ से साबुन ख़रीदता था 200-300 रुपए का, और जो करीब तरीन आबादी थी वहाँ बेचने चला जाता था। वहाँ से बेच के फिर वापस मंडी में जाके दोबारा साबुन ख़रीदता था, फिर वापस लेके आता था, फिर बेचता था, आज से 10 साल पहले। वो इतनी अमेजिंग स्टोरी है। आज ही इज़ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। देखें, जिस इंसान ने काम करना है ही विल फिगर आउट द वेज टू डू समथिंग। जिसने बहाने ढूंढने हैं वो बहाने ढूंढ लेगा। तो मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि पाकिस्तान में या तो गवर्नमेंट आपको जॉब्स प्रोवाइड करे। गवर्नमेंट का काम है एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करना जिसमें आप बिजनेस कर सकें या जिसमें जॉब्स क्रिएट हो सकें। हमारे यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा। आप अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखें वहाँ पे गवर्नमेंट्स बहुत छोटी हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में इतनी जॉब्स नहीं है जितनी हमारे यहाँ जॉब प्रोड्यूस की जाती हैं। और आपको पता है पाकिस्तान रेलवेज़ देख लें किस तरह खसारे में जा रही है, स्टील मिल्स देख लें कैसे खसारे में। तो पाकिस्तान जो गवर्नमेंट सेक्टर में इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो वेल फंक्शनल भी नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं, बहुत सारे और घपले होते हैं फिर। और यहाँ पे अगर गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाएं तो लोग काम भी नहीं करते। आपके सामने ऑफिस में कितने घंटे। गवर्नमेंट जॉब्स की बात की साइमा जी, गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में बड़े नौजवान बैठे भी रहते हैं कि नौकरी चाहिए तो सरकारी चाहिए वरना नहीं चाहिए। वो पक्की नौकरी वाले ज़माने जो है ना वो गए हैं। अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हुए हैं, जितनी सीट्स हैं उतनी अवेलेबल होंगी, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती। तो देखिए, हमने ये देखना है कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या हासिल हो सकता है। सही। ख्वाब देखने बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन ख्वाबों को पूरा करने के लिए मीन्स आप लोगों ने खुद ढूंढने हैं। बिल्कुल। तो मैं मुनव्वर की बात से एग्री करती हूँ, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। और इन्होंने बहुत एक आम सी स्टोरी का जिक्र किया जो शायद मुझे और आपको नहीं पता है, लेकिन आप जितनी भी स्टोरीज़ उठा लें, सक्सेसफुल स्टोरीज़, दुनिया के मशहूर तरीन ब्रांड्स, चाहे वो वॉलमार्ट है या चाहे वो KFC है, इट स्टार्टेड वेरी स्मॉल व्हेन दे हैड नथिंग। तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास अल्लाह ताला ने ये दिया है, आपके पास एबंडेंस है इर्द गिर्द, जानिए कि आप कैसे वहाँ पहुँच सकते हैं। मतलब सब एनी मैसेज जो आप नौजवानों को, यंगस्टर्स को देना चाहें नौकरी या कारोबार से रिलेटेड? पढ़ा करें। जब आप पढ़ेंगे, इल्म आपके पास होगा तो आपको आइडियाज़ खुद ब खुद आ जाएंगे, और आइडियाज़ होंगे तो आप काम कर सकते हैं। थोड़ी सी हिम्मत करें और पढ़ा करें। ठीक है, चलिए, बेहद शुक्रिया आपका साइमा जी, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लेके आए। मुनव्वर साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। अभी सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात होगी आपकी स्किन से मुतालिक, जल्दी मसाइल से मुतालिक, और हमारे डॉक्टर्स भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। बरसात का मौसम हम सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि इसमें बारिशें बरस रही होती हैं और हर शख्स की कोशिश होती है कि गर्मी भी चल रही है और अगर बरसात में बारिश हो जाए तो क्या ही बात हो जाए, उसमें नहाया जाए, एंजॉय किया जाए। मगर बारिश के पानी में हम नहाने के बाद या बारिश में नहाने के बाद हम किस बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं जब हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करते, अपने आप को ठीक से साफ़ नहीं कर पाते, या फिर हम वही मैले कपड़े दोबारा से पहन लेते हैं, तो उसके भी बड़े नुकसानात होते हैं। तो इस बरसात के मौसम में जिल्द के बहुत सारे अमराज होते हैं जिनके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी होता है। हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमान मौजूद हैं जो कि आपके साथ शेयर करेंगे, उनका इलाज भी आपको बताएंगे। अगर आपको भी लगता है कि बरसात के मौसम की वजह से किसी ख़ास बीमारी में आप मुब्तला हो चुके हैं या कोई ख़ास ऐसा इन्फेक्शन है जो आपको अटैक कर चुका हुआ है, तो आप वो भी फ़ोन कर सकते हैं और उसका हल भी पूछ सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे बहुत ही फेवरेट एज इट इज़, जिस तरह से हर हफ्ते हमारे साथ मौजूद होता है, माहिर अमराज़ जिल्द डॉक्टर अली काज़मी साहब। डॉक्टर साहब आपका बेहद शुक्रिया। और इसके साथ साथ मारूफ डर्मेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर गसाला भट्ट, वो भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर अली काज़मी साहब, बरसात का मौसम सबको बड़ा पसंद होता है, पकौड़े शकौड़े बन रहे होते हैं, बारिश हो रही होती है, लोग निकाल के अपनी चेयर्स वगैरह अपने लॉन में बैठे हुए होते हैं या छत पे चले जाते हैं। मगर कौन सी ऐसी जिल्द की आम बीमारियां हैं और सबसे ज़्यादा इस वक्त कौन से ऐसे केसेस आपके पास आ रहे हैं जो आपको लगता है कि ये बरसात के मौसम की वजह से? सबसे पहले तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला ने 4 सीजन्स दी हैं। अब ये देखें, हमें वी एंजॉय एवरीथिंग, जो हमारे मुल्क को और हमें सारा ये दिया है, उसमें हर सीज़न में कुछ ऐसी स्किन की ऐसी डिजीज़ हैं जो कुछ ज़्यादा हो जाती हैं कभी कभार। जैसे बरसात के मौसम कुछ होती हैं थ्रू आउट द ईयर रहती हैं, पर बरसात का वो मौसम है जिसमें कुछ ऐसी बहुत हमारी डिजीज़ स्किन की हैं जो बढ़ जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं। जैसे अभी हम जिक्र भी करने लगे हैं फर्दर आगे उनका, कि जिसमें अगर हम कॉमन डिजीज़ लें कि जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं इस मौसम में, हबस में, गर्मी में, पसीने के साथ पानी का ठहराव रहना बॉडी के अंदर, तो अगर मैं सबसे टॉप पे एक डिजीज़ लाऊं
हूँ जो बहुत कॉमन है और कहें कि सबको कभी ना कभी वो डिजीज़ हो भी सकती है या हो भी होगी। तो आम ज़बान में हम अपनी इंग्लिश ज़बान में उसको फंगस कहते हैं, आम ज़बान में उसको धदरी कहते हैं और आम ज़बान में उर्ली कहते हैं। अच्छा। जी हाँ, ये वो डिज़ीज़ है जो कह लें सर से लेके पाँव तक, नाखून तक, पाँव तक एक एक पार्ट ऑफ द बॉडी को इन्वॉल्व कर सकती है। जी हाँ, फंगस जिसको हम अपनी ज़बान में टीनिया कहते हैं, इसका डर्मेटोफाइटिक इन्फेक्शंस कहते हैं, कैंडिडल इन्फेक्शंस कहते हैं। तो खैर अब उसमें ये होता है कि सर से अब जो डिफरेंट इसके जरासीम होते हैं, अब वो होता क्यों है, कहते हैं बरसात में ये चीज़ ज़्यादा क्यों होती है। हर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वायरस है, जरासीम है, इसका फंगल का एक जरासीम होता है, इनको एक एनवायरनमेंट चाहिए होती है ग्रो करने के लिए जिसके लिए बेस्ट इनको एनवायरनमेंट होती है जो हॉट ह्यूमिड कंडीशंस क्लाइमेट्स होते हैं। जब वो जरासीम को वो कंडीशन मिलेगा तो वो उसके अंदर ग्रो करना शुरू कर देगा और सबसे ज़्यादा वो बरसात के मौसम के अंदर ये ग्रो करता है, क्योंकि बरसात में क्या होता है, पसीना बहुत आता है, इंसान नहाता है तो खुशक नहीं करता बॉडी को, ये भी एक रीज़न उसके अंदर बनता है। तो इसलिए जो जगह जहाँ पर फोल्ड्स ऑफ द बॉडी जो होते हैं, हमारे बॉडी के फोल्ड्स, आर्म पिट्स हैं, लेग पिट्स हैं, अराउंड आपके बेली एरियाज़ आ गए, या और बॉडी के डिफरेंट हैवी फोल्ड्स हैं, या जैसे पाँव की उंगलियाँ, हाथों की उंगलियाँ तो चले ओपन रहती हैं, खुश्क हो जाती हैं, मगर पाँव की उंगलियाँ सेंटर से पाँव की उंगलियाँ जब बिल्कुल, क्योंकि वो अप्रॉक्सीमेट होती हैं, जूता पहना होता है या जुराब पहननी होती है मेल्स ने, या इस तरह सारा दिन काम कर रहे हैं, तो वहाँ दो चीज़ें आ रही होती हैं। एक तो गर्मी हबस का मौसम के साथ पसीना वहाँ पर आ रहा होता है उंगलियों के दरमियान, जो कि उसी जरासीम को तराहट दे रहा होता है कि वहाँ पर ग्रो करने के लिए। और दूसरा वहाँ पर अपना जो लोग नहाने के बाद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बताने लगा हूँ, जो नहा के निकलते हैं या वज़ू करके निकलते हैं, 5 टाइम वज़ू किया या 2 टाइम, ज़्यादा बंदा नहाता है बरसात के मौसम में, तो आप बॉडी को खुश नहीं करते, आप जस्ट सिंपली एक तौलिया लेके फेर के आप बाहर आ जाते हैं। बस हल्का सा आपने फेरा तौलिया और निकल आए बाहर। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जो फोल्ड्स ऑफ द बॉडीज़ हैं मस्ट है, उसके लिए आप चाहे एक अलहदा तौलिया रख लें, उनके अंदर आर्म पिट्स, लेग पिट्स या जितने फोल्ड्स ऑफ द बॉडीज़ हैं उनको आपने करना, खसूसन जो पाँव की उंगलियाँ, जो छोटी उंगली पाँव की होती है, उसको ज़रूर ड्राई करना है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मॉइस्चराइज़र, जो हॉट ह्यूमिड जो रहता है वहाँ पे मौजूद, और वहीं पर ही वो डेवलप होता है। जो टीनिया पेडिस होता है, हमारे पाँव की फंगस जो होती है, वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर होती है। फिर बॉडी की फंगस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमारे ग्रॉइंस के अंदर फंगस आती है, जिस्म के ऊपर फंगस है, मगर फंगस डिफरेंट होती है जगहों के ऊपर। अब नाखूनों की फंगस बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की होती है, जो है नाखून के अंदर 3-4 महीने लेती है वो फंगस ठीक होने के लिए। बाकी समझ लें अगर ये उर्ली लग गई, एक दफ़ा फंगस का जरासीम ग्रो कर गया इस मौसम में, तो फिर वो तकरीबन 3 से 4 हफ्ते लेता है दवाई के साथ उसको ठीक होने के लिए। और मुख्तलिफ शक्लें उसकी होती हैं, या सर पे, जिस्म पे, चेहरे पे होता राउंड है, हाँ, लेकिन वो हर जगह पे बॉडी पार्ट पे मुख्तलिफ थोड़ी सी जरा उसकी फीचर्स होती हैं, क्योंकि वो उनके नाम मुख्तलिफ हैं, उनके जरासीम मुख्तलिफ हैं कि जो इफेक्ट कर रहे होते हैं। मगर एंड ऑफ द डे पे एहतियात, फिर मैं कहूँगा अगर आप एहतियात करते हैं तो आपको ज़रूर है ही नहीं, डिजीज़ ही नहीं आएगी। डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी डॉक्टर अली बात कर रहे थे, मगर इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को खारिश लग जाती है। इस मौसम में खारिश होती है क्योंकि जिस तरह से आपको स्वेटिंग हो रही होती है, पसीना आ रहा होता है, तो आप अपनी नेल्स के साथ अपनी बॉडी को ऐसे ज़ोर ज़ोर से दबाना शुरू कर देते हैं और चाह रहे होते हैं बस किसी तरह इस खारिश को ख़त्म किया जाए। एक होता है दाने हो तो खारिश होती है, एक होता है वैसे ही खारिश शुरू हो जाती है, हम उसको खुरच के अपनी वो पूरी स्किन उतार देते हैं। तो उसको किस तरह से हल किया जा सकता है, उससे बचा कैसे जा सकता है? थैंक यू वेरी मच। अच्छा, स्किन जैसे कि सर से भी बात हुई कि इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। वैसे तो इट इज़ एक्सपोज टू एलर्जेंस, इट इज़ एक्सपोज टू डिफरेंट डिजीज़ थ्रू आउट द ईयर। लेकिन मानसून और बरसात में जैसे भी बात हुई कि बहुत ज़्यादा सारी स्किन की इन्फेक्शंस और अदर डिजीज़ हो जाती हैं। खारिश की आपने बात की, खारिश एक बहुत कॉमन सिम्टम है स्किन की डिजीज़ का। अब उसकी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं। एक ड्राई स्किन की वजह से भी यूजुअली खारिश होती है, लेकिन कुछ स्किन की डिजीज़ हैं जैसे कि कुछ इन्फेस्टेशंस हैं। फॉर एग्जांपल स्केबीज एक स्किन की डिजीज़ है जो कि अदरवाइज थ्रू आउट द ईयर हो सकती है, लेकिन मानसून या बरसात में वो एग्रीवेट हो जाती है। ख़ास तौर से वो एक माइट है जो एक डिजीज़ कॉज करती है और वो बरोज़ बना लेती है स्किन के अंदर। उसमें बहुत सवेर इचिंग होती है, यूजुअली नाइट इचिंग होती है, पूरी फैमिली को हो जाती है। अदरवाइज़ इसके अलावा एक्जिमास एक स्किन की बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जिसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्जिमास हैं, जिसको चंबल आम ज़बान में कहते हैं।
लगाते हैं उसमें ख़ारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब स्किन का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है बैरियर फंक्शन। बैरियर फंक्शन ये कि स्किन जो है कोई भी हार्मफुल चीज़ बाहर से अंदर नहीं जाने देता, इसी तरह यूज़फुल चीज़ अंदर से बाहर नहीं आने देता। जब हम ख़ारिश करते हैं, स्क्रैच करते हैं, तो हम इस बैरियर फंक्शन को लूज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन ब्रेक हो जाती है और हार्मफुल सब्सटेंसेस स्किन के अंदर चले जाते हैं और वो फिर इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ये जो सेकेंडरी इन्फेक्शन डेवलप होती है इसकी वजह से फिर एग्रेवेट हो जाती है कंडीशन। तो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जैसे ही कोई इस तरह की आपको दानों के साथ या उसके बगैर जो भी ख़ारिश वाली कोई भी स्किन की डिजीज़ हुई है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि पहले तो उसकी प्रिवेंशन की जाए, ठीक है, और सेकेंडली कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया जाए ताकि उसी वक्त उसकी ट्रीटमेंट हो जाए और वो एग्रेवेट ना करे। ठीक है, ओके। इस वक्त मेरे साथ कॉलर्स भी मौजूद हैं, साथ साथ उनसे बात करते हैं। खालिद हमारे साथ मौजूद है, उनसे पहले बात कर लेते हैं। जी खालिद, स्किन के हवाले से क्या सवाल है आपका? ओके, मोहम्मद अहमद हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात कर लेते हैं। जी अहमद, स्किन से रिलेटेड क्या बात करना चाहेंगे? मेरे ना पाँव और हाथों पे चंबल है। अच्छा, तो कब से है? डॉक्टर साहब तकरीबन ये 5-6 साल से है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ने मुझे ना क्रीम लिख के दी थी, डर्मोवेट क्रीम। अच्छा जी। वो लगाता रहता हूँ तो उससे ठीक होता, जब उससे लगाना छोड़ देता हूँ दोबारा हो जाती है, खुश्क है। अच्छा, खुश्क है 5-6 साल से आपको। ठीक है मोहम्मद अहमद, अभी डॉक्टर साहब से हम जान लेते हैं। रिदा हमारे रेगुलर कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, रहीम यार खान से उनसे बात करते हैं। रिदा, क्या हाल है आपके? स्किन के हवाले से क्या मसला है? बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्या पूछना चाहेंगी? जी मैडम, मुझे ना पसीना एक तो बहुत ज्यादा आता है और मेरे सारे जिस्म पे खारिश बहुत ज्यादा होती है। दाने वगैरह नहीं निकले हुए तो हाथों पे दाने निकले हुए हैं और इतनी ज्यादा खारिश होती है। और अच्छा, पसीने में स्मेल भी बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, बहुत ज्यादा बोलते हैं, कहते हैं बस कपड़े चेंज करके, और मैं सुबह भी नहाती हूँ फिर शाम को फिर वैसे इतनी स्मेल आना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये सारा साल ही पसीने की स्मेल आती है, पसीना आता है, खारिश होती है, या फिर बरसात के मौसम में खास तौर पे? ये 3-4 माह हो गए हैं इसी वक्त। अच्छा ठीक है रिदा, परेशान ना हो, अभी डॉक्टर साहब से हम इसका हाल जान लेते हैं। खालिद से हमारी दोबारा से रब्ता अगर बहाल हुआ है तो खालिद मुझे बताएगा स्किन के हवाले से क्या जानना चाहेंगे? अच्छा मैडम, मैं ये चाहता हूँ कि पहले मैं कर्ल लगाता था अपने बालों पे, तो बिल्कुल सही था। अब मैं लगाता हूँ तो एलर्जी हो जाती है, खारिश बहुत ज्यादा होती है। ओह खालिद, ये कब से मसला है आपको? जी कब से मसला है मेरे भाई, कब से है? ये तकरीबन 2 साल हो गए हैं, पहले बिल्कुल सही था। पहले बिल्कुल सही था आपने? अच्छा चलें, सही है, ठीक है। केमिकल्स तो नहीं बहुत ज़्यादा यूज़ करते आप? मैंने हर्बल भी इस्तेमाल की है, अच्छा, और दूसरी भी इस्तेमाल की है उससे, लेकिन सब जो भी कलर लगाता हूँ ना अब होता है। ठीक है खालिद, अभी पूछ लेते हैं। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। हमारे साथ जो कॉलर्स मौजूद हैं उनका पहले जवाब ले लेते हैं। अच्छा, मोहम्मद अहमद ने पूछा था डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा था कि तकरीबन उन्हें जिस तरह से एक्जिमा की हम चंबल की बात कर रहे थे 5-6 साल से है, ड्राई किस्म की है, उन्हें क्रीम लगाते हैं तो ठीक रहती है वरना वो सही नहीं होती। अच्छा, चंबल कहते हैं एक्जिमा को हम अपने आप, या डर्मेटाइटिस भी कहा जाता है जी। अब ये 2 किस्म की होती हैं। सबसे पहले तशखीस करनी कौन सी वाली चंबल है। एक होती है जो बाहर से लगती है, एक होती है बॉडी के अंदर से डेवलप होती है। ब्रॉडली 2 किस्म की चंबल होती हैं, और उसमें भी फर्दर आगे बहुत उसकी किस्में है कि जो बाहर से लगेगी वो कौन सी है, बॉडी के अंदर से डेवलप होगी तो वो कौन सी है। सबसे पहले तो तशखीस करने ये चंबल है कौन सी है उनकी, उसके बाद फिर आगे उनका ट्रीटमेंट चलेगा। कुछ चंबल ऐसी होती है कि जो बॉडी के अंदर से डेवलप हो रही होती हैं, बहुत मुख्तलिफ इकसाम की वो चंबल होती है कि जो टाइम के साथ आएगी, समझे कि वो रीज़न है, कोई वजह है, उसकी वजह से वो डेवलप होगी, और कभी आई चली गई, इस तरह करके बहुत मुख्तलिफ उसकी वजूहात होती हैं। पर जो बाहर की चंबल लगती है, फॉर एग्जांपल कि धूप के साथ लोग कहते हैं हमें एलर्जी हो जाती है, या कोई कॉन्टेक्ट एलर्जी होगी किसी चीज़ के लगने की वजह से होगी, या काम करने से, लेडीज़ घर में काम करती हैं, लहसुन अदरक प्याज वगैरह, डिटर्जेंट सोप्स वगैरह के, उनसे हो जाती है। सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो पहले तो तशखीस करनी है कि क्या है। इस तरह वो ट्यूब ना लगाएं, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टीरॉइड है। बदल लें डॉक्टर साहब, वो 5-6 साल से एक बंदे के पास जा रहे हैं, वो क्रीम ही दी जा रहा है, लगाई जा रहा है, आप मेरे भाई डॉक्टर बदल जी, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को जरूर दिखाएं, किसी को भी, तो वो देखें कि क्या करना है, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग स्टीरॉइड्स भी ज़्यादा नहीं लगाने चाहिए, बहुत ज़्यादा, जैसे हम डर्मोवेट बता रहे हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टीरॉइड। और उसके बाद वो तो खैर उसमें करें। एक ने कहा कि मुझे डाई एलर्जी है, सेकंड
हेयर डाई का उन्हें कहा कि पहले था, अब पिछले 2 साल से यहाँ मैं एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगा लोगों का। लोग समझते हैं कि अमोनिया एलर्जी कॉज करता है। देयर इज नो, अमोनिया एलर्जी कॉज नहीं करता। हर डाई में एक केमिकल डला होता है जिसको कहते हैं पैराफिनाइल डायमीन, PPD, ये उसका केमिकल होता है जो कि कलर एनहांसर होता है, जो कलर को उसमें देता है। ये वो डाई है कि जब वो क्या होता है, इंसान कहते हैं 20 साल हो गए मैं तो एक ही डाई, एक ही ब्रांड यूज़ कर रहा हूँ, आज भी डॉक्टर साहब मैंने वो यूज़ किया, मुझे एलर्जी हो गई। अब हम उसको बताएंगे कि आज के बाद सारी ज़िंदगी आप एलर्जिक हो गए हो। वो जो एलर्जिन बन गया, वो जो था आपके एंटीजन बन गया, वो जो उसके अंदर पैराफिनाइल डायमीन है, जब वो केमिकल लगेगा, एक दफ़ा आपकी बॉडी के अंदर आ गया वो केमिकल की एलर्जी होगी, तो सारी जिंदगी रहेगी। तो वो मेरे भाई हेयर डाई छोड़ दें। अब हेयर डाई छोड़ें, प्योर चीज़ों पे आए, खालिस मेहंदी या कुछ इस तरह की। हाँ, लेकिन वो बता रहे थे हर्बल भी यूज़ करें, उससे भी हो रहा है। अच्छा, रिदा हमारे साथ कॉलर मौजूद थी, डॉक्टर साहबा, वो कह रही थी कि उन्हें पसीना बहुत ज़्यादा, स्वेटिंग आती है, खारिश भी बहुत होती है और पसीने की स्मेल भी बहुत ज़्यादा उनकी आती है। अब पसीना जो है, एक्सेसिव स्वेटिंग तो एक नॉर्मल भी चीज़ है। सेकंड चीज़ ये है कि जो स्मेल है वो बिकॉज ऑफ दिस एक्सेसिव पर्सपायरेशन एक ऑर्गेनिज्म जो है बॉडी में ग्रो करता है, और ये बाकायदा एक स्किन की डिजीज़ है जिसको ट्राइकोमाइकोसिस एक्सिलरिस कहते हैं, कि जिसके अंदर एक बैक्टीरिया ग्रो करता है और उसकी वजह से ये स्मेल आती है। तो उसके लिए फिर प्रॉपर हम उनको मेडिकेशन देते हैं। सेकंड, एंटी पर्सपेरेंट लोशंस अवेलेबल है मार्केट में, वो भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये कुछ उसकी इस तरह से बेहतर हो सकता है। हमारे साथ कॉलर भी मौजूद हैं, वलीद, उनसे बात करते हैं। जी मेरे भाई वलीद, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी वालदा के ना चेहरे पे फेशियल करवाया था और नाक पे ना स्टीम की वजह से जल गया था और निशान पड़ गया, और चेहरे पे जो है वो खून की कमी की वजह से छाइयाँ भी मौजूद थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा रियाद भी इस्तेमाल की हैं और जो है इलाज वगैरह करवाया, लेकिन उसका कोई प्रॉपर हल नहीं हुआ। वलीद, आपकी वालिदा ने पहली दफ़ा फेशियल कराया है या फिर किसी ऐसी जगह से कराया था जो आप समझते हैं कि सही नहीं थी? पहले 3 साल करवाया था, लेकिन एक शादी का फंक्शन आया, वहाँ पे फेशियल करवाया है, तो उसकी वजह से चेहरे पे जो स्टीम ज्यादा हो गई थी, पता नहीं लगा, नाक पे जो है वो जल गया, नाक ऊपर से, ठीक है, वहाँ पे निशान पड़े हैं, वो नहीं जाता, और खून की कमी की वजह से जो है वो चेहरे पे छाइयाँ भी थी। ठीक है मेरे भाई, आप परेशान ना, अभी डॉक्टर साहब से हम पूछ लेते हैं। रुकैया मेरी बहन हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन पे, उनसे बात करते हैं। जी रुकैया, स्किन का क्या इशू है आपका? जो पाँव है मेरे बेटी के, तो उनको ना मतलब वो छाले, पानी जैसे छाले नहीं होते, ठीक है, जाते हैं पाँव के तलों में, तो बहुत तकलीफ है चलने मिलने में। कब से मसला है रुकैया, कब से है? जी मतलब कि रूटीन में नहीं होता, ये 1-2 सीजन मतलब हुए हैं ऐसे, तो वो हो जाते हैं। अच्छा ठीक है रुकैया, पूछ लेते, थैंक यू आपने हमें कॉल की। जिस तरह से रुकैया ने डॉक्टर साहब बात की कि वो छाले से बन जाते हैं, मतलब परमानेंट नहीं होता, लेकिन कुछ सीजन्स में बिल्कुल सीजन में क्या होता है कि छाले बहुत रीजंस होते हैं छाले बनने के, और ने बोला शायद कि पाँव पे बच्चे के बनते हैं। जी हाँ, अब इससे होता है कुछ बच्चे जो बेयरफुट फिरते हैं और अगर कोई इंसेक्ट्स वगैरह काट जाएँ तो एक तो वो रीज़न बहुत बड़ा होता है, कॉन्टैक्ट एलर्जी वही जो आती है, तो इसलिए कोई चीज़ अगर काटती है तो वहाँ पर छाला बन सकता है, कोई इरिटेंट आके लग गया उसने छाला डाल लिया, तो इसलिए बेयरफुट हमेशा हम कहते हैं कि घर में नंगे पाँव नहीं फिरना, जुराब पहने या को कवर करके उसको रखें। तो इस तरह रीजंस बहुत होते हैं, वो फिर हमें हिस्ट्री लेनी होती है पेशेंट से कि जी मरीज़ का क्या है, सिलसिला क्या है, स्कूल जाने का, आने का, जुराबें पहनते हैं, घर में रहते हैं, ग्राउंड में बहुत फिरते हैं, उसकी वजह से, तो वो तो खैर ब्लिस्टर्स को वो हमें देखना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंगली हिस्ट्री दे के वो ठीक हो जाते हैं। सीजनल है, इट मीन्स के सीज़न में इस मौसम के अंदर जिस तरह बहुत कॉमन ये चीज़ होती है, फिर छाला बनेगा उसमें इन्फेक्शन भी आ सकती है, तो इसलिए वो पेशेंट को देख के हिस्ट्री लेके तो फिर बताया जाता है कि क्या एहतियाती तदाबीर क्या हैं ताकि वो दोबारा वो दर्द भी बहुत होते हैं। अब जब इन्फेक्शन आ जाएगी तो दर्द, याद रखें जब इन्फेक्शन किसी चीज़ में आएगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब आती है उसी चीज़ में, एक एक्जिमा बना हुआ है, एक आम खारिश है, जो ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन आएगी वहाँ पर पस पड़ेगी, पस की वजह से दर्द। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा होता है जैसे छाला जो है वो फट जाता है, पानी निकलता है, अगर वो स्किन के किसी दूसरे हिस्से पे लग जाए तो वहाँ पर भी इस तरह का छाला बन सकता है? अच्छा, छाले का पानी का कहीं नहीं होगा। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन बच्चों में एक बहुत कॉमन एक स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन होती है बच्चों में,
आजकल के मौसम में बहुत कॉमन है, जिसको इम्पेटाइगो कहते हैं। उसका पानी जहाँ जहाँ लगेगा वो आगे आगे वहाँ पर वो छाला बनता जाएगा उसके अंदर। जो रूटीन के छाले हैं जिसको ब्लिस्टर्स कहा जाता है, जिनमें आम समझने लिक्विड या पानी लोग देखते हैं कि छोटे छोटे बने हैं, वो आगे नहीं फैलता। ठीक है। जो लगने वाला होता है वो ये वाला एक है जो मैंने आपको बताया। ठीक है। अच्छा, वलीद हमारे साथ थे डॉक्टर साहब, उन्होंने अपनी वालिदा के बारे में पूछा, फेशियल कराया, वो एक तो नाक पे उनके निशान बाकी रह गया, स्किन बुरी तरह से उनकी इफेक्ट हो गई है और छाइयाँ बहुत ज़्यादा उनके खून की कमी की वजह से, तो क्या करें? अच्छा, इसमें ना एक तो फेशियल जो भी लोग कराते हैं, मैं यही सजेस्ट करूँगी, ये एक तो ये कि किसी अगर आप बहुत ज़्यादा आपको कोई इंडिकेशन है तो फिर फेशियल करें। अदरवाइज़ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, स्टेरॉइड्स डले होते हैं, समटाइम्स लेड और मर्करी वगैरह भी वो स्किन पे लगाते हैं, तो स्किन जो है वो डैमेज हो जाती है। तो एक तो फेशियल को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन वंस ये हो गया है तो उसमें अब देखना पड़ेगा कि उनका आइदर हाइपर पिगमेंटेशन रह गई है कि सिर्फ एक निशान रह गई या फिर कोई स्कार पड़ गया है। अगर तो स्कार है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट करेंगे। अगर सिर्फ हाइपर पिगमेंटेशन है तो यूजुअली लगाने वाली दवाइयों से ही वो ठीक हो जाता है। एज़ फार एज मिलाजमा की जो आपने बात की, जिसको आम ज़बान में छाइयाँ कहते हैं, हमारे यहाँ मोर देन 60% ऑफ द एशियन पॉपुलेशन है मिलाजमा इज़ वेरी कॉमन बोथ इन फीमेल्स एंड मेल्स। अब उसमें सिर्फ खून की कमी की वजह नहीं होती, देयर आर लॉट ऑफ रीजंस। कोई और किस्म की कोई दवाइयाँ तो नहीं ले रही, कोई हार्मोनल चेंजेस तो नहीं है बॉडी के अंदर, या डेफिनेटली एनीमिया की वजह से भी कॉमन है। और समटाइम्स 50% ऑफ केसेस में इडियोपैथिक होता है, यानी विदाउट एनी कॉज। इसमें छाइयों के लिए फिर ये कि हमारे पास डिफरेंट टॉपिकल मेडिकेशंस हैं, ओरल भी होती हैं और हमारे पास प्रोसीजर्स भी हैं, तो ये लॉन्ग टर्म लगानी पड़ती है, लाइक 4 मंथ 6 मंथ। ये कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हिस्ट्री के बाद फिर अकॉर्डिंगली। और एक चीज़ मैं सिर्फ ऐड कर दूँ, वो जो छाले वाली बात हुई थी, डेफिनेटली इंसेक्ट कॉन्टैक्ट वो चीज़ें, लेकिन साथ एक्जिमा की वजह से भी हो सकता है। इवन जो टीनिया सर ने बात की थी फंगल इन्फेक्शन, उसकी भी एक वैरायटी होती है वेजिकोबुलस, जिसमें छाले बन जाते हैं। तो एज सर सेड की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वक्त मेरे साथ कॉलर भी मौजूद है, शहबाज, उनसे बात करते हैं। जी मेरे भाई शहबाज, स्किन के हवाले से क्या सवाल है आपका? जी मैंने ये पूछना था कि मुझे कोई 5-6 साल हो गए हैं, मुझे सोराइसिस कहते हैं स्किन के डॉक्टर। जी 5-6 साल हो गए आपको? जी 5-6 साल हो गए हैं। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं है, फाका नहीं हुआ? कोई नहीं, डॉक्टर कहते हैं ये आपकी जिंदगी के साथ ही रहेगी, ये इसी तरह ही रहेगी। तो ठीक है मेरे भाई, अभी डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मिसेस हादी भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी मिसेस हादी, क्या सवाल है आपका? जी मैम, जी मैं ये डॉक्टर पूछना चाहती हूँ, मेरे जो है ना फेस पे पिंपल है, एक छोटा साइज होता है ना, उनका बहुत बड़ा साइज है, जब उसके पास ब्लड निकलता है ना बहुत ज़्यादा। अच्छा, और ये सारा साल आपके पिंपल्स रहते हैं इस तरह के या फिर कुछ सीजनल है? नहीं, ये सारा साल रहते हैं। अच्छा, कोई क्रीम वगैरह आप यूज़ करती हैं? अभी तो डॉक्टर से चेक करवाया था, उन्होंने मेडिसिन। ठीक है मिसेस हादी, थैंक यू, आपने कॉल की पूछ लेते हैं और भी इसके साथ साथ कॉलर्स को लेते रहेंगे साथ, मगर इसके साथ साथ सवालों के जवाब भी लेते रहेंगे। मिसेस हादी, डॉक्टर साहब कह रही थी चेहरे पे पिंपल्स हैं, ब्लड भी निकलता है और पानी सा भी, पस वगैरह भी निकलती है, तकलीफ देह है और पूरा साल रहते हैं। अच्छा, अब मैं बताना चाहूँगा, जिसमें पहले भी हमने 1-2 प्रोग्राम्स में बताया है कि अब पिंपल्स का इलाज आ गया है। इसको आप समझ लें 80 to 90% इसका मुकम्मल इलाज हो जाता है पिंपल्स का। लोगों को क्लियर कर दें इसमें कि एक दवाई ऐसी है जिसमें हम बताते होते हैं विटामिन ए डेरिवेटिव है, जिसको आइसोट्रेटिनोइन कहते हैं। अब एंटीबायोटिक्स नहीं दी जाती क्रॉनिक केसेस में, जिसमें सालों साल से जिनके बच्चों के या बड़ों में एक्नी चल रही, पिंपल्स चल रहे हैं, उसके अंदर 6 महीने का कोर्स है, प्रॉपर तरीके से दिया जाता है, बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। मगर उसकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो देख के भी प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए खाते के दौरान, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मैरिड हैं, दफ़ा ये बात बता चुके हैं जी, तो बहुत ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। इसे यंग बच्चों के अंदर या चलने कोई एज में भी तो हम बता देते हैं कि 6 मंथ्स का ये ट्रीटमेंट है। और उसमें दवाई जो दी जाती है, ओरल मेडिकेशन दी जाती है, जो अंदर जाके जो पिंपल क्या चीज़ है, ये हमारा एक जड़ है जहाँ से उगता है। अगर किसी डिजीज़ की जड़ का पता है, रूट कॉज, तो उसको तो आप ख़त्म कर सकते हैं। अगर रूट कॉज ही नहीं पता तो कैसे? तो इसका एक ग्लैंड होता है, सेबेशियस ग्लैंड। ये जो दवाई है ये जाके समझ लें आम ज़बान में उसको निचोड़ देती है, बिल्कुल उसको ख़त्म कर देती है ग्लैंड को। जब वो ग्लैंड ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पर निचड़ जाएगा, तो वहाँ पर से वो दोबारा वो डिजीज़ डेवलप नहीं होती उसके अंदर। 80 to 90% 6 महीने का कोर्स है।
थोड़ा एक्सपेंसिव है मगर बहुत अच्छे रिजल्ट उसके आते हैं। से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं वो है, बहुत अच्छा है, तो इसलिए इनको चाहिए किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से रब्ता करें, वो ट्रीटमेंट लें और ख़त्म करें उसको। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमेशा सोराइसिस के हवाले से भी हमारे कई प्रोग्राम्स में बात कर चुके हैं। 5 से 6 साल हो गए हैं, हमारे जो कॉलर बता रहे थे, इतना लंबा अरसा हो गया, तो कहते हैं डॉक्टर कह रहे हैं कि वो आपकी ज़िंदगी भर ये इसी तरह से बिल्कुल सोराइसिस का यही समझ लें कि जी कि बस ये सारी आम ज़बान में कहा जाता है बादशाहों की बीमारी है। बादशाह ख़त्म नहीं होती, ये बीमारी भी ख़त्म नहीं होती है। अब नो डाउट इस पर रिसर्चेस बहुत लेटेस्ट हुई हैं और लेटेस्ट रिसर्चेस में कुछ ऐसी दवाइयाँ आई हैं, इसमें बायोलॉजिक्स आए हैं ऐसे कि जो कहा जाता है, अभी रिसर्च हो रही है, वो कहा जाता है, हम भी यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत बहुत एक्सपेंसिव हैं मगर अभी हमें भी 100% उसका नहीं मिला, रीलैप्स आ रहा है। हमने भी बहुत यूज़ किए हैं मगर मरीज़ में दोबारा सोराइसिस वापस आ रही है। सोराइसिस का कोई रीज़न नहीं है। अभी हम कहते हैं ना कोई जड़ मिल जाए तो हम काट दो, ख़त्म कर दे। नो डाउट इसमें इंटरलूकिन 17 एक चीज़ है कि जिसको हम जाके करते हैं मगर फिर भी जो ही दवाई ख़त्म करते हैं वापस दोबारा आ जाती है। इसलिए दुनिया में अभी तक प्रॉपर इसका 100% कोई इलाज नहीं इसका आया। इसमें छिलके बनते हैं, बता दूं सोराइसिस होती क्या है, रेड कलर की पूरी बॉडी पे छिलके बनते हैं जिससे मछली के ऊपर से स्केल्स उतरते हैं, इतने बड़े बड़े छिलके होते हैं, उसी तरह से ये भी होता है, वो वाला होता है। और विदाउट रीज़न सर से लेके पाँव तक बॉडी के किसी पॉइंट पे भी इन्वॉल्व हो सकती है। जेनेटिक्स भी आ सकती है, पेरेंट्स के थ्रू ऑटोइम्यून डिजीज़ है बॉडी के अंदर से खुद डेवलप हो जाती है विदाउट रीज़न तो मिलता है मगर उसकी कहना 100% रिजल्ट वो नहीं हमें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एनी मैसेज, जिस तरह से हवा में भी नमी चल रही है बहुत ज़्यादा इस मौसम में और फिर बारिशों का भी सीज़न साथ साथ चलता है मगर स्किन के इश्यूज़ भी साथ साथ चलते हैं, तो लोगों को किस तरह से अवेयर किया जा सकता है या किस तरह से बचाया जा सकता है? प्रिवेंशन में सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रॉपर हाइजीन, रेगुलर बाथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो मिथ मैं क्लियर करना चाहती हूँ, यूजुअली हमारे यहाँ पर है कि कोई भी स्किन का दाना निकल आया है, कुछ भी छाला निकला है जी, उसको उस पर पानी ना पड़े क्योंकि वो जी एग्रेवेट हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। उसको उस पर आपने साबुन भी लगाना है, जो माइल्ड सोप्स होते हैं, आप अच्छे खुले पानी में उसको धोना है। जितना ज़्यादा उस जगह को ज़्यादा धोएंगे, उसके ऊपर पे जो ऑइंटमेंट डॉक्टर बताते हैं वो लगाएंगे तो इतनी जल्दी ठीक होएगा। सेकंड जो और आप इस तरह प्रिवेंशन कर सकते हैं, शेयरिंग ऑफ टॉवल्स अवॉइड करें क्योंकि दे आर लॉट ऑफ स्किन डिजीजेज विच आर कंटेजियस। शेयरिंग ऑफ क्लोथ्स अवॉइड करें। आप बहुत ज़्यादा जैसे फंगल इन्फेक्शन है तो टाइट जो जूते हैं वो बहुत लॉन्ग आवर्स के लिए ना पहने। तो ये कुछ चीज़ों से आप प्रिवेंट कर सकते हैं। कुछ मिथ्स हैं जो एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी। एक तो ये कि जैसे मैंने बताया कि आपने जो भी ज़ख्म है उसको धोना ज़रूर है। ठीक है। सेकंड चीज़ एक जो इम्पॉर्टेंट है कि जो टोटके हैं वो प्लीज़ इस्तेमाल ना करें कि जी वो मुझे ज़ख्म हुआ, फलाने ने कहा जी नीम के पानी से उसको धो लें, कोई जब तक आपको टोटके इस्तेमाल, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज कि ये सोशल मीडिया पे आप कंसल्टेशंस ना लें क्योंकि एक तस्वीर लग जाती है, से किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं। डॉक्टर साहब लास्ट 30 सेकंड्स है, फटाफट कोई मैसेज। 2 चीज़ें बताना चाहूँगा बहुत इस मौसम के हिसाब से। एक तो लाइट क्लोथिंग पहने, हल्के रंग के कपड़े होने चाहिए जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं धूप को, जितना डार्क होता है एब्जॉर्ब करता है उतनी गर्मी अंदर जाती है। और पाउडर का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है क्योंकि एक बैरियर बनाता है पाउडर, आम पाउडर, जस्ट सिंपल पाउडर, बच्चों को कहीं छिड़क दें पूरी बॉडी पे, कोई भी ले लें पाउडर, वो एक बैरियर बना देता है और वहाँ पर से ये एक्जिमास वगैरह डेवलप नहीं होने देता। ठीक है, चलिए इसके साथ ही सुबह सवेरे पाकिस्तान में ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब आपका और डॉक्टर साहब आपका भी दोनों का बेहद शुक्रिया। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कोई बात होगी बालों से मुतालिक, हेयर डाई से मुतालिक और फिर लेटेस्ट फैशन से मुतालिक। हमारे साथ रहिए। जिस तरह से टॉपिक्स का चुनाव किया जाता है, इंतखाब किया जाता है, तो वैसे तो हमारे सुबह सवेरे पाकिस्तान में जितने भी मौज़ूआत होते हैं उसमें सबका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, मगर जब हम फैशन की बात करते हैं, हेयर डाई की बात करते हैं, ख़वातीन से मुतालिक बात करते हैं तो उसमें ख़वातीन के कान ज़्यादा जल्दी खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि हम लोग अभी बात करने वाले हैं बालों से मुतालिक, हेयर स्टाइल से मुतालिक और ख़ासतौर पर डाई से मुतालिक। आजकल हर बच्ची को, हर खातून को हेयर डाई चाहिए और उन्हें बेहतर से बेहतर कलर चाहिए, ज़बरदस्त कलर चाहिए और फैशन से रिलेटेड कलर चाहते हैं वो लोग।
लोग, मगर इस वक्त हेयर डाई आपका कौन सा अच्छा है, आपकी स्किन टोन कैसी है, आपका फेस कट कैसा है, उस पर बाल आपके कैसे होने चाहिए, ये वो सारी चीज़ें हैं जो ख़वातीन को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं और आप दूसरों को देख के कॉपी करने की कोशिश करते हैं। मगर अपनी शख्सियत आप लोग किस तरह से बना सकती हैं, इसके बात करने के लिए हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी सी मेकअप एक्सपर्ट हैं माहिन मौजूद है। माहिन, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इसके साथ साथ मेकअप एक्सपर्ट हैं सादिया जी। सादिया जी, आपका भी बेहद शुक्रिया, आप भी सुबह सवेरे पाकिस्तान में तशरीफ़ लेकर आए। माहिन, सबसे पहले हमें ये बताएं कि हेयर डाई के कौन से कलर्स इन हैं। मैंने भी कराना, मेरे रूट्स ना बहुत ज़्यादा निकल आई है, मैंने भी हेयर डाई कराना, तो कौन से कलर ज़्यादा इन हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि सब कुछ ही इन है, जो आपको सज जाए वो इन है, जो आपको सूट करे, आई थिंक वो बेस्ट है। और लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगी कि स्ट्रीम तक मत जाएं, ना ज़्यादा ब्लैक में जाएं, ना ज़्यादा ब्लॉन्ड में जाएं, मतलब सेटल में रहें। हमेशा से मैं ये बात करती हूँ और इसी पे जोर डालती हूँ, और ये इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हेयर डाइज में हम ये कर सकते हैं कि अब जैसे बलियाज है, ठीक है, हम ईस्टर्न फेसेस हैं हमारे, अब उसका ये फ़ायदा होता है कि जो हमारा बेस कलर है वो तो होता ही डार्क है। कई दफ़ा लोग अपना बेस कलर जो बिल्कुल रूट से आ रहा है वो भी चेंज कर लेते हैं, नीचे भी ब्लॉन्ड, इतना लाइट, ऊपर हाईलाइट्स। तो बलियाज में ये होता है, कम से कम वो ऐसी टेक्निक है कि आपका जो बेस कलर है वो ब्लेंड होता है आपके रूट्स के साथ, ठीक। तो देन आप जब नीचे बेशक लाइटर में चले जाए, ओके, आपका शौक भी एक पूरा हो जाएगा, बट जो आपका एक कॉम्प्लेक्शन है वो रूट के साथ मैच करेगा, आपके बेस के साथ मैच करेगा, तो आप थोड़ा ओवर नहीं दिखेंगे। बट ये है कि कलर सभी अच्छे हैं, हम लोग मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, हेयर डाई बहुत अच्छा है इनका। और मैं, आप यकीन करें, मुझे जो लोग जानते हैं, मैं हर मंथ चेंज करती हूँ, हर मंथ, ईच मंथ, यस, हर मंथ मेरा डाई कलर चेंज। आप नोट करें, अब जितने भी आपके प्रोग्राम से मेरे कलर मेरा, हाँ, मैंने नोट किया आपका डिफरेंट, आज मुझे लग रहा है आज भी बिल्कुल डिफरेंट, मैं डिफरेंट लुक में आती हूँ। और उसमें ये होता है कि डाई से भी मतलब आपके पर्सनालिटी में भी चेंज आता है और बहुत ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। अच्छा कलर जो है वो एक मेरे ख्याल में मुकम्मल मेकअप है। हाँ बिल्कुल, वो मेकअप हम लोग परचेज करते हैं कि जी हम मेकअप कर लें ये वो, लेकिन आप हेयर डाई से भी अपना लुक चेंज। अच्छा, जिस तरह से ये माहिन बता रही हैं सादिया हमें कि ये हर मंथ, और हमें तो पता है माहिन मेरे ख्याल में महीने में 2 दफ़ा या फिर महीने में 1 दफ़ा हमारे साथ मौजूद ज़रूर होती हैं, मगर हर महीने चलिए ये तो पता चल गया कि डाई चेंज करने से आपके बाल इफेक्ट नहीं होते, मगर बहुत ज़्यादा सैलून ऐसे भी हैं जहाँ पर डाई करने से पहले आपके बालों को बुरे तरीके से ब्लीच किया जाता है। वो ब्लीच आपके बालों के लिए कितनी ख़तरनाक होती है? वो बहुत ख़राब होती है, लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कलर्स इतने ज़्यादा आ गए हैं, देयर सो मेनी कंपनीज़ और जिनकी बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं कि आपको ब्लीच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अनलेस एंड अनटिल आपने बिल्कुल ब्लॉन्ड की तरफ जाना हो। आपको कलर इतना स्ट्रॉन्ग लगाने की या ये ब्लीच यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। दैट्स द होल पॉइंट। नहीं, जो जिसको पता ही ना हो बेचारी वो डाई कराने के लिए चली जाए और फिर उसके बालों का सत्यानाश कर दिया जाए ब्लीच लगा के, तो ये कैसे उनको पता चले कि जी आपके बालों पे ब्लीच की जा रही है या आपको नहीं करवानी चाहिए? ब्लीच पता चलता है आपके बालों में, क्योंकि वो जब आप ब्लॉन्डर मिक्स करते हैं, इसको ब्लॉन्डर कहते हैं, आप जब ब्लॉन्डर मिक्स करते हैं या फिर इवन जब डाई में ब्लॉन्डर भी लगाते हैं तो आपको उसका फील पता चलती है, स्मेल पता चलती है। हाँ, वो उसकी एक सर्टेन जैसे आप फेस पे लगाते हैं आपको उसका आइडिया होता है, तो उसी से आपको एक सर्टेन स्मेल होती है, उससे आपको पता चलता है कि आपके बालों में वो ऐड की गई है या कलर में उन्होंने ऐड की है। लेकिन अनलेस एंड अनटिल आई एम सेइंग द सेम थिंग अगेन कि आपको अगर एक ब्लॉन्ड का लेवल चाहिए कि आपको बहुत लाइट चाहिए, उस वक्त आपको ज़रूरत होती है। उसमें भी हम क्लाइंट्स को कई दफ़ा कहते होते हैं आप अगर तो बिल्कुल डार्क की तरफ हो, ब्लैक्स में हो, 4 और 5 का आपका लेवल है, तो आप पहले 6 और 7 पे आ जाओ, 7 या 8 पे आ जाओ और फिर आप 9 और 10 पे चले जाओ, क्योंकि 9 और 10 इज़ बिल्कुल आप कह लो जो ब्लॉन्ड का लेवल होता है। अच्छा, वो होना चाहिए। इस वक्त मेरे साथ मारिया कॉलर मौजूद हैं कराची से, उनसे बात करते हैं। जी मारिया, क्या जानना चाहेंगी आप? जी मैडम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मारिया। जी मैडम, मैंने ना पूछना था, मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं और टूटते भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी। सीधे से जड़ों से निकलते हैं। ओह, तो मतलब क्यों अभी शुरू हुआ है? ये काफी पुराना आपका ये मसला है? अभी से मसला है या बहुत पुराना है? 3-4 माह हो गए, 3-4 माह से ये मसला है। अच्छा, वैसे ये मुझे बताएं आपने बालों के साथ किया क्या है? कुछ नहीं किया, ना कभी मैंने कलर ना कोई मेहंदी कुछ भी नहीं लगाती मैं। अच्छा, अचानक से हो गया ये?
जी अचानक से ऐसे हो गया, पता नहीं आगे से टूटे हुए इतने बुरे लग रहे हैं। ओ मुझे समझ आ गई है कि तरह से जले हुए जैसे बाल होते हैं, टूटे हुए। जिस तरह से मारिया ने अभी बात की, मैंने बहुत सारी बच्चियों को माहिन देखा है, उनके बाल फ्रंट से टूटना शुरू होते हैं और वो ऐसे होते हैं जैसे जले हुए हैं या कुछ अजीब ही खड़े खड़े से बाल नज़र आते हैं। तो इसकी क्या वजह है? वो कभी कुछ उन्होंने प्रोडक्ट भी यूज़ नहीं किए मगर फिर भी बाल उतर भी रहे हैं और टूट भी रहे हैं। अच्छा देखिए, बाल भी स्किन की तरह ही हैं, जिस तरह से हम ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी स्किन को और बालों को अच्छे शैम्पू और अपने अच्छे लोशन कोई फेस वॉश से ही हैंडल करें। आजकल हेयर कैल्शियम्स फिश कैप्सूल्स बड़े अच्छे हैं बालों के लिए, डॉक्टर की रिकमेंडेशन जी हाँ जी बिल्कुल। ऐसा देखिए अगर बाल निकल रहा है, अंदर से निकल रहा है, तो वीकनेसेस भी तो हो सकती है ना, कोई इंटरनल प्रॉब्लम हो सकती है, हार्मोनल चेंजिंग्स हो सकती हैं, इस वजह से भी बाल गिर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि बाल जो है वो मतलब अच्छा अगर कट डाउन यूज़ नहीं किया या कोई अच्छा शैम्पू यूज़ नहीं किया तो उसका मतलब हो सकता है उनको इंटरनल वीकनेसेस भी हो सकती हैं, उनको अपने टेस्ट कराने चाहिए। और खून की कमी से भी मैंने सुना है जी जी बिल्कुल। और मैं समझती हूँ कि डॉक्टर के पास जाने से पहले बेहतर है कि आप कोई अच्छा डाइटिशियन या न्यूट्रिशन के साथ आप हाँ जी उनके पास जाएं, तो वो आपको रिकमेंड आपकी डाइट में कोई ऐसी चीज़ ऐड कर देंगे जिससे आपकी बाल जो है अच्छा ग्रो करेंगे। ठीक है। से भी होता है सादिया जी, बहुत सारे जैसे हमारा काम है टीवी पे बैठना है या बहुत सारी बच्चियां हैं यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज वगैरह जाती हैं, उनको होता है कि जी बाल हमारे स्ट्रेटन होने चाहिए या ब्लो ड्राई अच्छा होना चाहिए। कितनी हीट जो होती है आपके बालों के लिए रिक्वायर्ड होती है? रिक्वायर्ड तो हीट इट्स नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन हाँ आपको यूज़ करनी पड़ती है। आयरन यूज़ करते हैं बच्चियाँ। मैं हमेशा कहती हूँ एंजॉय योर हेयर, आप कलर करो, आप डाई करो, आप आयरन करो, बट प्रोटेक्ट दैम। उसके साथ प्रोटीन ट्रीटमेंट्स होते हैं, ऑयल्स डिफरेंट किस्म के होते हैं। अब ऑयल्स का एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हम रूट्स से छोड़ के यहाँ नीचे ज़्यादा लगा लेते हैं। ऑयल की ज़रूरत ज़्यादा रूट्स में होती है, सिरम्स की ज़रूरत रूट्स में नहीं है। हर चीज़ का एक तरीका है लगाने का। अगर मैं सिरम रूट्स में लगा लूँगी तो वो उससे हेयर फॉल हो सकती है। अगर मैं उसको लेंथ में ही रखूँगी तो उससे मेरे बाल जो हैं वो बाल मोटा होता जाता है। ओके। शैम्पूज बहुत मैटर करते हैं। जिस तरह अभी हम पहले हेयर फॉल की बात कर रहे थे, उस तरह से हेयर फॉल इज़ बिकॉज ऑफ आपकी इनर डिफिशेंसी। अब आपको कभी फॉर एग्जांपल होता है जैसे ये टाइफाइड हो जाए, जॉन्डिस हो जाए, यू नो, तो ये सब चीज़ें आपकी अंदर कोई ना कोई डेफिशिएंसी क्रिएट करती हैं जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल आता है, हो जाता है। हाँ, उसके अदर फैक्टर्स भी हैं, आपका शैम्पू भी है या वो सब चीज़ें भी हैं, तो इसलिए यू नो इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ एनीथिंग। बालों का डैमेज होना। ठीक है। अच्छा माहिन, मुझे ये बताएं, जैसे हेयर डाई वगैरह से मुतालिक हमने बात कर ली, मगर जो लोग हैं हेयर स्टाइलिंग के ऊपर अपना ज़्यादा कंसंट्रेट रखते हैं, उनको कैसे पता चले कि हमारा फेस कट कैसा है, हमारे पर बाल कितने लंबे लॉन्ग लेंथ में सूट करेंगे, शॉर्ट में करेंगे, किस तरह के बाल होने चाहिए और हेयर स्टाइलिंग हमारी कैसी होनी चाहिए? अच्छा, इस मामले में ना कुछ लोग कंफ्यूज हैं। बेसिकली हम लोग इतना देखते हैं, इतनी अवेयरनेस आ गई है अब काफ़ी लोगों में, तो उससे कन्फ्यूजन्स भी बढ़ती हैं कई दफ़ा। कई लोग जो कॉन्फिडेंट हैं उनको पता है कि वो कैसे अच्छे लगेंगे, वो वही काम करते हैं, वो न्यू एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते। मैं हमेशा कहती हूँ फिर भी अगर आपका दिल कर रहा है, सामने शीशा है, देखिए सच बता आपको सच बता रहे हैं, आप क्यों उसको कॉपी कर रहे हैं? देखिए आपने कॉपी करना है तो सबसे पहले आपको कैरी करना भी आना चाहिए। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, वही आपको मतलब बताता है कि यार ये अच्छा लग रहा है, वहाँ पर छोड़ दें। जहाँ पे जो चीज़ आपको सूट कर गई है वहाँ पर ख़त्म कर दें उसको। कई दफ़ा मेरे पास मतलब बहुत से लोग आते हैं, ये बात मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि वो पिक्चर्स लाते हैं कि जी ऐसा कर दें, ऐसा कर दें, ऐसा बना दें। अब हम लोग देखते हैं और फिर सोचते भी हैं कि यार कुछ इससे मिलता जुलता हो जाए, एग्जैक्टली हो सकता है सूट ना करे। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप शीशा, क्योंकि कोई भी हम में से कोई भी तैयार होगा तो शीशे के सामने होगा, हम शीशे के सामने खड़े तो हम देख रहे हैं। और मैं तो यकीन करें कहीं भी जाती हूँ, मुझे ज़्यादा ब्लो ड्राई ही सूट करता है, तो मैं वही कराती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी ज़िंदगी में कोई मतलब उसको डिफरेंट डिज़ाइन दिया। मतलब मैं हमेशा ब्लो ड्राई कराती हूँ, या बहुत होगा तो लाइट सा आयरन करा लूँगी कभी, तो मैं इसी में कंफर्टेबल। हाँ, मतलब आपको पता चल रहा होता है क्या चीज़ आपके ऊपर सूट कर रही है। मेरे साथ इस वक्त कॉलर मौजूद हैं जाफर, उनसे बात करते हैं। जी जाफर, क्या जानना चाहेंगे? मैं जानना चाहता हूँ कि बाल बहुत गिरते हैं, कलर भी करवाया है, लेकिन सब लोगों के घर में फैमिली मैटर पे
बाल बहुत टूट जाते हैं, टूट टूट के गिर जाते हैं, तो उनको लंबा करने के लिए मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है जाफर, हमने नोट कर लिया, आप बालों को लंबा करना चाहते हैं मगर आपके बाल गिर रहे हैं और डाई भी आपने कराया। अभी पूछ लेते हैं क्या मसला है। एक और कॉलर हमारे साथ ज़हीर भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी ज़हीर, आपका क्या मसला है? मेरा भी यही मसला, बाल गिरते हैं, काफ़ी सारे गिरते हैं, और बाल जब गिरते हैं ना तो हफ्ते में ना 1-2 बार ना वो छोटे छोटे दाने भी निकल आते हैं बाल पर। अच्छा, बाल निकल भी आते हैं मगर गिरते भी हैं आपके। चलिए ठीक है ज़हीर, मैं पूछ लेती हूँ क्या इशू है आपका। थैंक यू, आपने कॉल की। मोहसिन भी हमारे साथ मौजूद है। जी मोहसिन, आपका भी क्या यही मसला है या कोई और मसला है बालों का? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा ये मसला है कि 30 साल मेरी एज है और सुनते रसूल मैंने चेहरे पे रखी हुई है और मैंने 1 साल हुआ रखी, लेकिन मेरे बाल इतने गिर रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। हाथ लगाता हूँ, वुज़ू करता हूँ, मेरे बाल हाथ में होते हैं, तो मैं बहुत परेशान है। ठीक है मेरे भाई, आप परेशान ना हो, हम लोग ज़रूर परेशान हो जाते हैं जब आपके टीवी का वॉल्यूम बंद नहीं होता। हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और आप लोग जो बात करते हैं वो मुझे समझ नहीं आती, तो मुझे अपनी टीम से फिर पूछना पड़ता है मजबूरी में, जो काम कर रही होती है। तो चले, मोहसिन का जो सवाल था मैं अपनी टीम से पूछ लूँगी। थैंक यू, आपने भी कॉल की। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कौन मौजूद हैं? आबिद मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी आबिद, बात कीजिए। ठीक है, आबिद से बाद में हम बात कर लेते हैं, पहले इतने ढेर सारे सवाल जमा हो गए। वैसे ऑन अ लाइटर नोट, हम सबकी खवातीन की वजह से तो नहीं, हैरान हो गए सारे प्रॉब्लम्स मर्दों को। मेरा वादा रहा अगली दफा मर्दों के हवाले से मैं बालों का सोच लूंगी, लेकिन अभी जिन्होंने पूछा उनका बताना बहुत जरूरी है। वैसे ना माहिन, नेक्स्ट टाइम एक मर्द भी लेके आइएगा इस कुर्सी पे बिठाने के लिए। अच्छा, हमारे साथ जाफर थे मौजूद सादिया जी, वो कह रहे थे कि उनके बाल लंबा करने का उनको शौक है बाल, मगर फैमिली में ये है कि उनके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो डाई भी उन्होंने कराया है, तो अब वो क्या करें? जैसे मैंने पहले बताया कि बाल गिरना जो है ना, दैट इज़ इन द डिफिशेंसी, आप में कोई ना कोई उस तरह से, या फिर आपका शैम्पू ठीक नहीं है। शैम्पूज मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस जो आप यूज़ कर रहे हैं। अब उसके लिए ऑयलिंग मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ऑयलिंग भी बहुत से डिफरेंट किस्म के ऑयल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हमारा एक बहुत इट्स अ प्लस पॉइंट कि हमें नेचुरल ऑयल्स हम निकलवा भी सकते हैं खुली से। हम लोग सरसों का तेल, हम लोग कलौंजी का तेल, तो वो सीइंग कि कौन सा आपको सूट कर रहा है आप उसको ट्राई कर सकते हैं। ऑयलिंग कर सकते हैं, शैम्पू अपना चेंज, अगर तो बाल गिर रहे हैं शैम्पू चेंज करके देखें, और साथ जैसे माहिन ने कहा मल्टी वाइटामिन खा के देखें। हाँ, मल्टी वाइटामिन आपको बहुत हेल्प करती है। हमें अपनी डाइट में, बल्कि मैं आपको प्रोग्राम से पहले ये बड़े बड़े अच्छे मशवरे दे रही थी माहिन मुझे। अच्छा, ये हमारे जो सेकंड कॉलर थे मेरे भाई ज़हीर थे, उनका भी यही मसला था, तो आपने सुन लिया होगा सादिया जी ने जो आपको बताया। इसके अलावा मोहसिन की जितनी बात मुझे समझ आई थी माहिन, वो ये कह रहे थे कि वो हाथ लगाते हैं तो बाल हाथ। सीरियसली मैं इस बात को बहुत ज़्यादा मतलब स्पेशली इस पर जोर डालूंगी कि हमारी डाइट बहुत ख़राब है। पता, हम लोग समझते हैं कि हमने ये खा लिया, हमने वो खा लिया और हमारा जो हमने अपना हमकी ज़रूरत पूरी कर ली, ऐसा नहीं है। आपको अपनी डाइट को पूरा प्लान के साथ लेके चलना चाहिए, और डॉक्टर्स के पास बार बार जाने से बेहतर है कि आप अच्छा कोई न्यूट्रिशनिस्ट या कोई डाइटिशियन उससे आप अपना प्लान ले लें और अपनी प्रॉब्लम बताएं। वो आपकी डाइट में कोई ना कोई चीज़ ऐसी ऐड कर देगा जिससे जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की, जैसे खवातीन की माहिन डाइट खराब होती है, तो मर्दों की भी डाइट मर्दों की ज़्यादा होती है। देखिए, मर्द तो सारा दिन बाहर होते हैं, खाते भी बहुत, खाते भी वो, फिर वही आ जाके बाहर का, और वो और मर्दों की ज़्यादा होती है। इस वजह से आप देखें मर्दों के बाल और खवातीन से ज़्यादा जल्दी गिर जाते हैं, हेयर फॉल हो जाता है, तो ऐसा ही है। अपना ब्रेकफास्ट अपना ब्रेकफास्ट अपना जो है ना वो हैवी करना शुरू कर दें, उसमें प्रॉपर हैवी करते हैं जितना मुझे पता है, उसमें न्यूट्रिशन ऐड कर लें। बहुत बल्कि बस यही है ना कि हम लोगों की देखिए टाइमिंग्स भी नहीं ठीक, हम लोग रात को अगर जल्दी नहीं सोते, ये चीज़ें भी बड़ी काउंट करती हैं। अब बहुत लेट सोने का रिवाज है, मतलब हर कोई 1 बजे तो मामूली बात है, 12-1-2 बजे भी एक आम सी बात है, लेकिन ज़्यादा बेस्ट जो है वो आप टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें, इससे भी आपकी स्किन और बालों पे बहुत इफेक्ट। ठीक है। अच्छा सादिया जी, बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जिनके बाल बहुत बारीक होते हैं, उनको कट कैसा लेना चाहिए, या फिर आप क्या रिकमेंड करती हैं उनके लिए कैसा स्टाइल होना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले अगर बाल पतला है तो आप उसको मोटा भी कर सकते हैं। हमारा बाल प्रोटीन से बना होता है, जिसको हम केराटिन ये ट्रीटमेंट्स में हम कहते हैं कि हम उसको इन्फ्यूज़ कर रहे हैं। आप उसको ऑयलिंग से भी कर सकते हो, आप उसको अंडे तेल से भी कर सकते हो, आप उसको बहुत से हर्बल तरीके हैं। तो आप अपना बाल हेल्दी करने की भी पहले कोशिश करें। उसके बाद जो कट्स हैं, लेयर कट
बहुत अच्छा लगता है। ये आप बारीक बालों पे करवा हाँ, सकते हैं। बारीक बालों पे, क्योंकि उसमें वॉल्यूम आएगा। ओके, जो लेयर है या फेदर्स है उसमें जो वॉल्यूम आएगा तो ऑटोमेटिकली आपका बाल बाउंस करेगा। जितना आप उसको स्ट्रेट कट में रखेंगे वो फॉल करेगा उतना ज़्यादा। ओके। हाँ, लेयर्स में या फेदर्स में उसमें बाउंस आएगा। और उनको हेयर स्टाइल किस तरह से लेने चाहिए जिनके बारीक बाल हों? हेयर स्टाइल्स कर्ल्स में लेने चाहिए, बीची वेव्स में लेने चाहिए। अच्छा, अगर वो गिनती के बीची वेव्स आपको नजर आए तो वो तो बुरे नहीं लगेंगे माहिर? नहीं, उनको आप नहीं, उनको आप क्या नाम लेते हैं, मूस से स्टाइलिंग करें। आप उनको मूस से अगर एग्जैक्टली बालों का पहले जो गीले होते हैं मूस लगा के वॉल्यूम करें, और फिर जब आप बीची वेव्स करते हैं या दूसरे वेव्स करते हैं ना, व्हेन यू ओपन देम अप, तो आप उनमें वॉल्यूम क्रिएट कर लेते हो। अब वो जो वॉल्यूम की बात से आते हैं ना बाल, अब उनको अगर आप जिनके पतला बाल है हम बिल्कुल स्ट्रेट कर लेते हैं, तो वो स्ट्रेट करने से क्या होता है, वो तो फिर बिल्कुल आपका इतने से बाल नजर आते हैं। हाँ, ये जो हमारे बालों के बड़े मसाइल शुरू हो गए ना, वो खवातीन हो या फिर मर्द हजरात हो, अभी मर्दों की एक और कॉल आई है, मैं तैयार हूँ ले ले अल्लाह बेहतर करे। मेरे भाई वकास है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे, उनसे बात करते हैं। जी वकास, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, मुझे मेरे बालों की प्रॉब्लम ये है कि एक तो वो 2-3 माह हुए हैं, वो सारे के सारे सफेद होते जा रहे हैं, यहाँ तक के दाढ़ी के बाल भी सफेद होते जा रहे हैं, और दाढ़ी में और सर में खुश्की बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, दाढ़ी में भी? हवाले से बता दीजिए मेरे भाई, कब से ये बालों में खुश्की का और दाढ़ी में खुश्की का मसला है आपका? तकरीबन कोई 2-2.5 साल हो चले। ठीक है, अभी पूछ लेते हैं। थैंक यू, आपने कॉल की। आमिर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर, क्या मसला है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, मेरी कंफ्यूजन तो है, वो अगर मैडम हल करवा दे। एक तो ये कंफ्यूजन है मेरी कि मैंने ये पूछना था कि वैसे राउंड अबाउट कितने इंसान के नॉर्मल कितने बाल दिन में गिरने चाहिए कि उसमें मतलब उनमें गंजापन ना होना। मेरे तो राउंड अबाउट 30 to 40 बाल गिर रहे हैं ना, तो ये क्या गंजेपन में आते हैं कि नहीं, और जो गिर जाते हैं वो क्या वापस आते हैं, निकलते हैं कि नहीं, बस वो उनके होल बंद हो जाते हैं ना? ओके मेरे भाई, ये तो बड़ी आसान सी बात है, अभी पूछ लेते हैं। थैंक यू, आपने हमें कॉल की। वकास ने जैसा से माहीन बात की कि उनके बाल तेजी से सफ़ेद हो रहे हैं, एक तो सर के, ऊपर से दाढ़ी के, और सर और दाढ़ी के बालों में खुश्की भी उनको बहुत ज़्यादा, तो वो क्या करें? देखिए, ये भी इंटरनल प्रॉब्लम ही है। फिर मैं यही कहूँगी कि इंटरनल प्रॉब्लम है, और खुश्की कई दफ़ा बॉडी की भी बालों में चली जाती है। आपके कई दफ़ा ऐसा होता है कि फेस पे जो खुश्की है वो बालों में चली जाती है, बालों में जो खुश्की है वो फेस पे आ जाती है। सही। तो ज़्यादा बेहतर है वो स्किन किसी अच्छे से स्पेशलिस्ट को दिखाएं। अभी फ़िलहाल घर पे वो क्या हाँ करें? तो उसका यही है कि वो बेस्ट, कई दफ़ा ये भी होता है कि कुछ लोगों को पता नहीं होता वो ऑयल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, शैम्पू कौन सा यूज़ कर रहे हैं। बल्कि मैं मज़े की बात बताऊँ, मेरी एक क्लाइंट ही है, वो घर में कोई भी डाई पकड़ के ना तो लगा लेती हैं। कोई भी शैम्पू मिलता है उसे कर लेती हैं। मतलब हम लोगों को इतना भी नहीं पता कि जो शैम्पू है ये हमारे बालों के लिए है। अगर फ़र्ज़ करें एक मतलब सर मतलब उनका जो बालों का जो ऑयल है, ठीक है ना, वो ज़्यादा आता है बालों में, और वो ऑयल कंट्रोल शैम्पू उनको यूज़ करना चाहिए, जबकि वो ऑयल फ्री यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। अब कई लोगों के बाल ड्राई हैं तो वो उनको फॉर ड्राई हेयर्स शैम्पू यूज़ करना चाहिए, तो वो और तरह के शैम्पू मतलब घर नहीं, आप बस शैम्पू की बोतल बड़ा पैकेट लेकर तो वो घर में एक सबके फैमिली मेंबर्स के लिए रखा हुआ है, वही बच्चे यूज़ करें, वही बड़े यूज़ करें। हर एक का देखिए अपना बाल है, कई लोगों के इतना ऑयल आता है कि वो रोज़ सर धोएं तो फिर भी उनके ऑयल रहता है। अच्छा, तो आमिर भी हमारे साथ कॉलर मौजूद थे, उन्होंने भी अपना मसला शेयर किया था, और क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था, दिन में कितने बाल गिने तो ये गंजपन में नहीं आता, और उनके 30 to 40 बाल मेरे भाई के गिरते हैं रोजाना, तो वो पूछ रहे हैं कि गंजपन में तो नहीं आता? नहीं, 30 to 40 तो नॉर्मल, ये नॉर्मल है, नॉर्मल। हाँ, भर के ब्रश निकलता है। दिस इज नॉर्मल एंड हेल्दी। दूसरी बात, सॉरी मैम की, ब्रश भी आपका ना बड़ा, कई लोग ब्रश भी ऐसे ऐसे जोर से करते हैं, ब्रश भी सॉफ्ट सा करें, बल्कि मैं तो समझती हूँ कॉम लें, जो थोड़ी जो मतलब वाली होती है, वो कॉम आराम से किया करें, और लाइट सा सीरम ज़रूर अप्लाई करें। देखिए, इन्होंने ये बात ठीक की है कि सीरम से अपने बालों का टेक्सचर चेंज कर सकते हैं। फाइन हेयर्स को हम थोड़ा वॉल्यूम दे सकते हैं, और जो मतलब डैमेज हेयर्स हैं उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। इवन आप रोज़ आयरन कर सकते हैं। अच्छा, एक ये चीज़ है जिसमें ख़वातीन हो या मर्द हजरात, उनको सादिया जी बताना बड़ा ज़रूरी है। जैसे आप नहा के निकलते हैं, आपके बालों में उलझने होती हैं बहुत ज़्यादा। मर्दों के बाल अगर लंबे हो, उनके बालों में भी उलझने होते हैं, या फिर आपका जब गीला बाल होता है, शैम्पू हुआ होता है, आपको फौरी तौर पर कॉम या ब्रश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? और इसके साथ साथ जो हमारी मॉडल तैयार हो
रही हैं, तो काइंडली उनके ज़रा बाल भी दिखाए, हेयर स्टाइलिंग भी दिखाए, मगर इसके साथ साथ जवाब भी आप फटाफट दे दें। मैं पर्सनली या मैंने जो पढ़ा है उसके बारे में, या आई बिलीव कि आपको नहीं करना चाहिए, गीले बालों में नहीं करना चाहिए। स्पेशली गर्मियां हैं अगर, तो हमारे पास फैन होता है, आप उसके नीचे जाके अपने रन योर फिंगर्स थ्रू योर हेयर और उनको हल्का सा ड्राई करें। ओके, चलिए मेरे पास वक्त भी बिल्कुल खत्म हो चुका है। थैंक यू सो मच माहिन एंड थैंक यू सो मच सादिया जी, आप दोनों यहाँ पे तशरीफ लेके हमारे मॉडल के भी बड़े अच्छे से बाल बना दिए गए हैं। तो आप भी कोशिश करें कि वो चीज़ अपनाएं जो आपके ऊपर सूट कर रही हो। इसके साथ ही मुझे भी इजाज़त दीजिए सुबह सवेरे पाकिस्तान से, और हमारे आज के शो का फीडबैक हमें ट्विटर और फेसबुक पेज पर ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।